नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के अहंकार पर अब देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से सीधा प्रहार किया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन लगातार दूसरे हफ्ते जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दिपके ने क्या कुछ लिखा है, चलिए वहीं से आज शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। यहाँ अभिजीत दिपके लिख रहे हैं आज कि आज जवाबदेही तय करने के लिए क्या क्या हो रहा है। देखिए, अनगिनत पेपर लीक, लाखों सपने टूटे, 20 से ज़्यादा छात्रों की आत्महत्या, एक शिक्षाविद और युवाओं की भूख हड़ताल, भारत ने पहले कभी इतनी अहंकारी सरकार नहीं देखी। ये लिख रहे हैं अभिजीत दिपके। आपको बता दूं दोस्तों कि जंतर मंतर पर जुटे लोग यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लें। इतना सा काम मोदी कर देंगे तो जनता ये मानेगी कि उसकी आवाज़ की अब भी अहमियत है। लेकिन मोदी यही बता रहे हैं कि उन्हें जनता की समस्याओं और तकलीफों से कुछ भी लेना देना नहीं है। खैर, कॉकरोच जनता पार्टी को मिलने वाले समर्थन का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। इसी जंतर मंतर पे तस्वीरें आप देख लीजिए। इन तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, आपको बता दूं, आज टीएमसी सांसद सागरिका घोष, योगेंद्र यादव आपको दिखाई दे रहे हैं मंच पे, और अंजलि भारद्वाज भी सोनम वांगचुक और फिर इधर नेहा बोरा के साथ देखे गए। अभी आप तस्वीर देख रहे हैं। कल आपने देखा था प्रशांत भूषण वहाँ पहुँचे थे, और उनसे पहले बृंदा करात, डी राजा, फिर दीपांकर भट्टाचार्य, ये तमाम लोग पहुँचे। 2011 की तस्वीर आपके सामने, आपको याद होगी 2011 में, जी हाँ 2011 में ऐसे ही मंच पर अन्ना हजारे हुआ करते थे और ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलनकारी उनके इर्द गिर्द होते थे। उस आंदोलन ने यूपीए सरकार को कितना नुकसान पहुंचाया था ये आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब इस आंदोलन से भी मोदी सरकार घिर रही है और शायद यही वजह है कि मोदी जो अचानक धप्पा बोलकर अपना फैसला सुना दिया करते थे, अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। जब देखिए तब कभी आ गए रात को 8 बजे, कभी दिन में 12 बजे देश को संबोधित करेंगे, कभी शाम को 6 बजे संबोधित करेंगे और कुछ भी संबोधन में कोई भी फैसला ले लेते थे। लेकिन एक छोटा सा काम है जो बहुत दिनों से लंबित है, कई महीनों से लंबित है, वो काम है मंत्रिमंडल का विस्तार, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी। कल ही नरेंद्र मोदी ने अपने केंद्रीय सचिवों की बैठक की, उसके साथ लंबी बातचीत की है। माना जा रहा है कि मोदी मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे हैं ताकि मंत्रिमंडल विस्तार कर सकें। मगर ये तो, और ये दूसरी तस्वीर है सामने, ये जो दंड बैठक कर रहे हैं, दंड बैठक नहीं पुशअप कर रहे हैं, ये इनकी आयु, इनकी उम्र आपको बता दूं, ये किसान हैं, इनकी उम्र 92 साल है, 92 ईयर्स। इनकी बात आपको सुनाऊंगा, मगर चूंकि बीच में ये बात आ गई है इसलिए दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आ गई थी तो ये दिखाना ज़रूरी। 92 साल के बुजुर्ग आज पहुंचे इस जंतर मंतर पर समर्थन देने के लिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मंत्रिमंडल विस्तार की। वे मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी। आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऊपरी तौर पर दिख रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने चर्चा यही है कि नीट पेपर लीक, सीबीएसई रिजल्ट में गड़बड़ी, मनरेगा खत्म करने का असंतोष, एसआईआर, दूसरे दलों में तोड़फोड़ और राम मंदिर में चोरी जैसे कई मामलों में बीजेपी अब फंस चुकी है। उसे सत्ता बनाए रखने के लिए अब फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। इसलिए मोदी काफी विचार मंथन के बाद कैबिनेट पुनर्गठन करेंगे, ये खबर आ रही है। इस समय मंत्रिमंडल में क्या तस्वीर है वो आपके सामने रखता हूं कि मोदी मंत्रिमंडल में पहले तो प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के अलावा 30 कैबिनेट के मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, 36 राज्य मंत्री हैं। यानी मोदी जी के अलावा 72 मंत्री हैं कैबिनेट में। जबकि लोकसभा सांसदों के लिहाज से केंद्र सरकार में अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं, 81 मंत्री हो सकते हैं मैक्सिमम। तो 9 मंत्री के पद अभी खाली हैं और जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे के बाद 10 नए मंत्रियों को लाने की गुंजाइश बनती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2 सदस्य पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश और हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं। यानी पंकज चौधरी जो राज्य मंत्री हैं और वित्त विभाग उनके पास है,
वो अब उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बन चुके हैं, और दूसरी तरफ हर्ष मल्होत्रा जो हैं उनको दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया है। इनकी भी जगह खाली होगी। और उधर रवनीत सिंह बिट्टू हैं जो कांग्रेस पार्टी से गए थे, और राहुल गांधी से कितनी बदतमीजी से बात उन्होंने की थी आपको याद होगा, जबकि वो कांग्रेस पार्टी के ही हैं, बेअंत सिंह के पोते हैं। वो मंत्री थे, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल उनका समाप्त हो गया, उनको मंत्री पद अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा की सीट जब चुनाव हुआ तो उनको वहां तवज्जो नहीं मिली। मतलब 12 मंत्री और शामिल किए जा सकते हैं मंत्रिमंडल में। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि अगर टीएमसी और शिवसेना से जो छोड़कर आए हुए सांसद हैं, यानी बागी या गद्दार सांसद, उनको मोदी मंत्रिमंडल में अगर रखते हैं तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को क्या साथ रख पाएंगे या साध पाएंगे नरेंद्र मोदी? ये भी बड़ा सवाल है। 2024 में सत्ता में तो इन्हीं के भरोसे आए थे नरेंद्र मोदी, एक बैसाखी के रूप में नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार भी राज्यसभा में अब हैं तो उनको भी मंत्री पद चाहिए। और दूसरी बैसाखी उधर चंद्रबाबू नायडू अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, चुनाव की तरफ अब उनका राज्य जाएगा। 2029 में चुनाव है वहां पे, और उससे पहले उनको किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी का और एनडीए का साथ छोड़ना होगा, वरना बहुत दिक्कत आएगी इस बार चंद्रबाबू नायडू को अपने राज्य में रिपीट करने में। तो क्या वो साथ में चलेंगे? दूसरी बात, पहले के 2 कार्यकालों में जो 4 बार मंत्रिमंडल विस्तार नरेंद्र मोदी ने किया है, उसमें चुनावी समीकरण ध्यान में रखे गए। ऐसे में अभी न महाराष्ट्र में चुनाव है, न पश्चिम बंगाल में चुनाव है, बल्कि उत्तर प्रदेश और पंजाब मोदी को साधना होगा। तो क्या मोदी ये खतरा मोल लेंगे कि वो टीएमसी और शिवसेना को छोड़कर जो सांसद आए हैं उनको खाली पीली बैठा दिया जाए? ऐसा खतरा मोल लेंगे, क्योंकि चुनाव तो है नहीं। इन बाहरी दलों के अलावा बीजेपी के भीतर भी सांसदों की महत्वाकांक्षाएं सिर उठा रही हैं। उन्हें मोदी कैसे संभालेंगे? क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा या शुभेंदु अधिकारी जैसे दूसरे दलों से आए नेताओं को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बर्दाश्त कर लिया। क्या अब यह सिलसिला मोदी और आगे बढ़ा पाएंगे? और बढ़ाएंगे तो ऐसा ना हो कि रस्सी ज्यादा खींचे और फिर टूट ही जाए। कहा जाता है ना कि रबड़ को या रस्सी को उतना ही खींचिए जितना वो खींच पाए, टूटने की नौबत ना आ पाए, लेकिन इतना खींचेंगे कि टूट जाए। नरेंद्र मोदी के मंत्रियों से जनता की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान और अब नितिन गडकरी के पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने वाले जो फैसले हैं, उससे जनता परेशान है, क्योंकि इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं। तो इन सब से किस तरह नरेंद्र मोदी निपटेंगे और किस तरह मोदी मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे और सत्ता को साधेंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा। ये तमाम गणित आपके सामने रखना जरूरी था, रख चुका हूं। आने वाले समय में इस पर विस्तार से खूब चर्चा होगी, इसीलिए आपके सामने ये बात आज न्यूज पॉइंट के शुरुआती दौर में रख रहा हूं। इस बीच अब जरा विपक्ष की बात कर लूं। विपक्ष तो मजबूत हो ही रहा है। कल आपने देख लिया कि इंडिया गठबंधन के दलों ने मिलकर सीजेआई को चिट्ठी लिखी है और उसमें आम आदमी पार्टी और डीएमके दोनों का साथ मिल गया। और आज अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए राहुल गांधी ने जो कुछ लिखा है, आज अखिलेश यादव का बर्थडे है और उनको बधाई देते हुए जो कुछ लिखा है वो आपके सामने लाता हूं। अखिलेश यादव को बधाई देते हुए देखिए क्या लिख रहे हैं यहां राहुल गांधी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई अखिलेश यादव जी, यहां लिख रहे हैं। पीडीए की हिस्सेदारी में सामाजिक न्याय का संकल्प हम मिलकर पूरा करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं। पहली लाइन और आखिरी लाइन ये तो रस्म अदायगी है, क्योंकि जन्मदिन है तो अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे, खुशहाल जीवन की कामना करेंगे, और पहली लाइन क्योंकि जन्मदिन है तो बधाई देंगे। लेकिन बीच वाली लाइन, 3 लाइनों में ये बधाई संदेश, लेकिन बीच वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक राजनेता अगर दूसरे राजनेता को अगर बधाई देता है तो पीडीए की हिस्सेदारी, पीडीए जो है ये अखिलेश यादव का
मास्टर प्लान कह लीजिए उत्तर प्रदेश के लिए है और उसकी हिस्सेदारी की बात राहुल गांधी ने कही है। साथ साथ राहुल गांधी ने अपनी बात कही है, जो बात वो हमेशा करते आ रहे हैं, वो सामाजिक न्याय के संकल्प की बात करते आ रहे हैं। इन दोनों को मिलाना, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें भी साथ साथ रहेंगे, सहभागिता रहेगी, ये यहां बता रहे हैं। तो राहुल अब अखिलेश की तरह पीडीए शब्द का इस्तेमाल कर एकता का संदेश दे रहे हैं। वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा अखिलेश यादव से कि कांग्रेस सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो क्या कहा अखिलेश यादव ने, जरा ये सुन लीजिए। 403 ले लो, 403 तैयारी हो, 403 हम तैयारी करें तो कितनी होगी? 806। तो सोचिए बीजेपी को हराने के लिए डबल तैयारी चल रही है। इसमें क्या खराब बात है? इसमें क्या बुरा लग रहा है आपको? डबल तैयारी हो रही है। तो सुन लिया आपने, 403 प्लस 403 806, यानी डबल तैयारी हो रही है बीजेपी को हराने के लिए। इससे मजबूत तैयारी और क्या हो सकती है? इस जवाब से दिख रहा है कि यूपी में बीजेपी की मुश्किल बढ़ने वाली है। तो संसद से जंतर मंतर तक कैसे घिर रहे हैं नरेंद्र मोदी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जंतर मंतर का पर क्या अपडेट है, बड़ा अपडेट जंतर मंतर से, और संसद की बात इसलिए क्योंकि मंत्रिमंडल की बात आएगी और ये महीना आज से जुलाई का शुरू हो गया है। अमूमन जुलाई आने से पहले ही ये खबर आ जाया करती थी कि मानसून सत्र की शुरुआत इतनी तारीख से हो रही है और मानसून सत्र का समापन इतनी तारीख अगस्त महीने में 14 अगस्त 13 अगस्त तक हो जाता है। और अमूमन एक महीना मानसून सत्र चलता है और उस सत्र में हम देखते हैं कि 12-14 तारीख से, यानी 12-14 तारीख जुलाई में, या मैक्सिमम 20 जुलाई तक मानसून सत्र का आगाज हो जाया करता है। आप अगर पुराना रिकॉर्ड देखें, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, यही देखेंगे। लेकिन ये जुलाई का पहला दिन, यानी जुलाई का महीना शुरू, मगर आज तक, अभी तक, इस वक्त जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं 7:14 तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये नहीं बताया है कि मानसून सत्र की शुरुआत इस महीने कब से हो रही है। इतना जरूर पता है कि नरेंद्र मोदी 5 तारीख को, यानी 5 जुलाई को, आज से ठीक चौथे दिन विदेश की यात्रा पर 6 दिन के लिए निकल रहे हैं। 5 जुलाई को निकल रहे हैं हिंदुस्तान से, जा रहे हैं इंडोनेशिया, उसके बाद वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद वो पहुंचेंगे न्यूजीलैंड और 11 तारीख को लौट के आएंगे नरेंद्र मोदी। तो 11 तारीख तक कुछ नहीं होना है। 11 के बाद क्या होगा? क्या 11 के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाएंगे नरेंद्र मोदी? और मंत्रिमंडल का अगर विस्तार नहीं करते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी, आयशा की चीफ और आम जन, ये तीनों अलग अलग इसलिए कह रहा हूं कि 3 अलग अलग मंच जंतर मंतर पर हम देख रहे हैं, जहां सोनम वांगचुक है जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, नेहा बोरा हैं जो आयशा की चीफ हैं, और उनके 5 साथी जो जेएनयू के छात्र हैं वो आमरण अनशन पर हैं, और उनके अलावा कुछ एक लोग ऐसे हैं जो किसी संगठन से नहीं बिलोंग करते हैं लेकिन वो भी आमरण अनशन पर हैं। ये सब जंतर मंतर पर हैं। इनकी डिमांड है कि जब तक, और ये आखिरी किसी भी स्ट्राइक में, किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन में आखिरी हथियार होता है आमरण अनशन का, जो इन्होंने यहां, जिसकी शुरुआत आज से 4 दिन पहले कर दी। और अगर ये लंबा खिंचता है, नरेंद्र मोदी को इसकी चिंता नहीं है कि वहां लोग जिंदा रहें या मरें, तो फिर देश कैसे चलेगा? ये बहुत घातक दौर में, घातक कोटेड, घातक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इस देश को घातक दौर में ले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। कैसे ले जा रहे हैं उसका प्रमाण अभी अगले 1.25 घंटे के कार्यक्रम में 8:30 बजे तक आपके सामने लगातार रखूंगा। हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए, हमारे 4 साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और शकील अख्तर जी, हमारे साथ चारों साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उधर सीधे जंतर मंतर से हमारे साथी इकरार जुड़े हुए हैं। इकरार के साथ 2 लड़कियां दिख रही हैं, छात्र
नेता होंगी, छात्र होंगी, दिख रही हैं। जरा आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा पहले ले चलता हूं आप लोगों को जंतर मंतर, उसके बाद फिर शकील जी, स्वामी जी, प्रशांत जी और अमलेंदु जी आप सबके पास आता हूं। जरा इकरार ये बताइए कि जंतर मंतर पे, इकरार ये बताइए, आवाज आ रही होगी, ये बताइए जंतर मंतर पे आज आमरण अनशन का चौथा दिन समाप्त हो रहा है। शाम का वक्त 7:15 बज रहा है, 7:17। और जरा क्या सूरत हाल है वहां का। सबसे पहले जो लोग भूख हड़ताल पे, हंगर स्ट्राइक पे, आमरण अनशन पे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनके स्वास्थ्य का हाल क्या है ये बताइए। और उसके अलावा रोजाना की तरह भीड़ कैसी है। आज तो कई लोग आए, दूसरे संगठनों के लोग आए, सामाजिक कार्यकर्ता आए, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, तमाम अपडेट्स इकरार। जी राजीव जी, देखिए आज भूख हड़ताल का चौथा दिन है और जैसा कि जब आप आए थे एक युवक से आपने मुलाकात की थी। वो युवक बिना कुछ कहे और पिछले पिछले 6 दिन से वो भूख हड़ताल पर बैठा था। कल रात को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसको आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। यानी उसकी स्थिति ऐसी थी, अगर उसे सही समय पर यहाँ के लोग अगर उसको मॉनिटर नहीं कर पाते तो उसकी जान भी जा सकती थी। यानी स्थिति यहाँ बहुत दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। चौथा दिन लगातार भूख हड़ताल का है। इस उमस भरी गर्मी में लगातार छात्र जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं और उन छात्रों की संख्या में लगातार इजाफा आ रहा है। हमने नेहा से बात करी, नेहा के साथी जो है भूख हड़ताल पर बैठे थे, वो लगातार बैठे हैं। और उनके साथ साथ जो एक साइड में जो मुजफ्फरनगर से जो शख्स आए थे वो बैठे हैं। और उनके अलावा एक और जो एक जत्था बैठा है करीब 5-6 स्टूडेंटों का और जो आम लोग हैं वो बैठे हैं। तो लगातार आज थोड़ा ये देखने को मिला है, आज और कल से, जब से एक युवक की तबीयत खराब हुई है, कि आरएमएल के कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो ये आ रहे हैं और वो मॉनिटर कर रहे हैं, उनका बीपी ले रहे हैं और उनका शुगर लेवल चेक कर रहे हैं और तमाम तरीके की, ताकि इनको कोई दिक्कतें ना हो। लेकिन दिक्कतें उनको लगातार शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों को उल्टियाँ शुरू हो गई है, जिसके कारण डॉक्टर लगातार उनसे एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होइए। वहीं हम सोनम की बात करें तो सोनम का हेल्थ बुलेटिन सुबह जब जारी हुआ था तो उनका 2 किलो वजन घट गया था, शुगर लेवल डाउन हो चुका था, बीपी भी उनका डाउन जा रहा था। तो लगातार ये चौथा दिन था। उन्हें डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि आप पानी में जो है वो नमक थोड़ा सा ले, ताकि आपकी बॉडी थोड़ा सर्वाइव कर सके। सोनम दरअसल जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वो वहाँ -डिग्री में टेम्परेचर रहता है और यहाँ 42 डिग्री 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है इस समय, और वो यहाँ बैठ रहे हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि वो मजबूत हैं, अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। आपने देखा किस तरह से इस आंदोलन से जो लोग जुड़ रहे हैं वो दिखा रहे हैं। 92 साल के किसान हैं, किस तरह से पुशअप मार कर वो चेतावनी दे रहे हैं मोदी सरकार को कि हम में अभी दम है। जिस तरह से हम लोगों ने आपको झुकाया था, अभी छात्र भी आपको झुकाएंगे। दरअसल राजीव जी, मैं एक युवती मेरे साथ हैं, उनसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा, और एक जो पिछले पहले दिन से इस प्रोटेस्ट में बैठी हैं उनसे मैं बात करूँगा। तो इन दोनों से आपको समझ में आएगा कि कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क आया है इस पूरे आंदोलन में। वहीं अभी योगेंद्र यादव जो तमाम अगर यहाँ जो लोगों का जुड़ना लगातार जारी है, सागरिका घोष है वो आई थी, और योगेंद्र यादव लगातार एक जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनसे जाकर मिल रहे हैं। वो चाहे ऐसा के लोग हों या जो बाकी जो वहाँ कोने में बैठे हैं वो लोग हों या सोनम वांगचुक हो, वो खुद जाकर उनसे हालचाल ले रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपना ध्यान रखिए। और इस तरीके की जो है उनके साथ दीपके भी हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ, जो मैनेजमेंट जो देख रहे हैं, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद है। दरअसल पहले मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या सोचकर आप यहाँ प्रोटेस्ट पर आई हैं, पहले ही बताइए। एक्चुअली इस देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है और जो नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ था। एसएससी का आप देखो एग्ज़ाम जो था वो कितना गलत हुआ था, उसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे, मुंडी बदनाम हुई टाइप्स के। आप पूछ रहे किसने गाया, ये कोई लोग बहुत मेहनत करते हैं। 9th क्लास से लोग नीट के एग्ज़ाम के लिए मेहनत करते हैं, अपने खून पसीने की कमाई से माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और बाद में आप उसी एग्ज़ाम को लीक कर देते हो। जिसने भी किया लीक, जो भी इसमें था, बेसिकली अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा इसकी। सो कभी भी इस देश में जितना भी कभी भी गलत हुआ है, कभी कोई अकाउंटेबिलिटी किसी को मिली नहीं है। हम किसको जिम्मेवार ठहराए ना। सो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ एटलीस्ट जनता ना खुश है सरकार से,
तो हमें दिखाना है अपना गुस्सा। तो आपका फर्स्ट प्रोटेस्ट है जिसमें आप शामिल हो रही हैं, इससे पहले भी कभी किसी प्रोटेस्ट में आप गए थे? एनिमल राइट्स के लिए जब इन्होंने लाइफ स्टॉक बिल पास करने की कोशिश की थी, आप इस दम पर आए थे कि हम बीफ का एक्सपोर्ट रोकेंगे, बाद में आप बीफ को एक्सपोर्ट करने के लिए आप नंबर 1 पार्टी बन गए हो बीफ एक्सपोर्टिंग में, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आप जो भी आप लेकर आए थे मैनिफेस्टो में, या जो भी आपने वादे किए थे नरेंद्र मोदी में, आप उसके खिलाफ ही काम करें, हिपोक्रेसी आपने दिखाई है। सो इसलिए लाइफ स्टॉक के मैं प्रोटेस्ट में भी आई थी, उनसे नाखुश होकर के। तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो जिस तरह से स्टूडेंट बैठे हैं, आप जैसे लोग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार मानेगी? और वहीं जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो आप लोगों को निपटाने की बात करते हैं, छात्रों को निपटाने की बात करते हैं। देखो, जिस तरह के उन्होंने मिनिस्टर्स रखे हैं उनको कुछ सुनता भी नहीं है, हमारे जैसे लोग उनको सुनते भी नहीं है। हमारे पास बहुत काम है और अपने काम पे फोकस रखते हैं, बट जहाँ पर भी आप हमारे भविष्य के साथ खेलोगे, युवाओं के भविष्य खेलोगे, स्पेशली जहाँ पे बेजुबानों के साथ आप गलत करोगे, मतलब ये लोग कंपैशन बात छोड़, मतलब इन्होंने तो उस टाइम पर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे ही, अपना गुस्सा दिखाएंगे ही, चाहे कुछ भी हो। हम मतलब ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब स्पेशली आप देखो, जब इन्होंने ये नीट का एग्ज़ाम जो लीक हुआ है, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसको दी है इन्होंने? अब तक कोई नहीं बोल रहा है। इनके मिनिस्टर्स इस तरह के स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। सो इट शोज़ कि इनका ग्राफ देखते हुए, बीजेपी का ग्राफ देखते हुए साफ समझ आता है इनका पावर सर पे चढ़ चुके हैं, नशे में है पावर के। और इन्हें मुझे लगता नहीं आगे जाके भी अकाउंटेबिलिटी लेंगे, अनलेस कि जनता कुछ बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा दे हमारी। जब तक इन्हें डर तब तक ना लगेगा, ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये डर से ही काम करता है। बिल्कुल, ये डर से काम करते हैं। सर, आप भी इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं लगातार, मैं आपको देख रहा हूँ। आप क्या मानते हैं, क्या सरकार इन छात्रों की बातें मानेगी? माननी चाहिए। देखो, ये जो बच्चे हैं ये भारत का भविष्य है, और सरकार अगर इतनी ढीठ बनी बैठी, इन बच्चों, ये तकरीबन ज़्यादा भी नहीं तो 50% बच्चों ने वोट दिया होगा या देंगे आगे। ये जो है सरकार को ये समझना चाहिए, इन्हें एक बात अगर हम करेंगे किसी चीज़ का, उसका हल निकलता है। अपना नुमाइंदा भेजना चाहिए और इनसे बात करनी चाहिए। अगर ये गलत है तो इन्हें बताना चाहिए कि तुम गलत हो और सरकार गलत है, जो दिखाई भी दे रहा है। यानी जब से प्रोटेस्ट हुआ आज तक फिर 2 पेपर लीक हो गए। टीटी का पेपर लीक हुआ और उसके बाद जो पैरा मेडिकल का पेपर लीक हुआ। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है इसे कुछ बात समझ ही नहीं रही, या सरकार के कंट्रोल से बाहर की चीज़ है। ये सरकार इसमें इन्वॉल्व है, जो है उनके बड़े बड़े लोग जो है उन पे इनका पैसा जा रहा। कुछ ना कुछ तो बात है। ये बात जो है उन्हें करनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों के यही भारत का भविष्य है। इन लोगों को जो है इन्हें जो है बात सुननी चाहिए, चाहे गलत, चाहे इनकी बात माने ना माने, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो अगर इनमें दम होगा, जैसे ये प्रोटेस्ट है आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे लोग रोज आ रहे हैं, और मेरी इनके बुजुर्गों से भी निवेदन है, जैसे मैं आया हूँ, इन बुजुर्गों से भी इन बच्चों के निवेदन है कि वो आके इनका जो है साथ दें। उससे 2 बात वो होगी। एक तो सरकार जो है वो हमेशा जो है जब जो है ज़्यादा आदमी होते हैं, ज़्यादा भीड़ होती है, उसके दबाव में आती है। दूसरे, ये जो आंदोलन है इसकी दिशा भी सही रहेगी, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने बुजुर्ग के साय में जब प्रोटेस्ट करेंगे बच्चे, वो सही चलेंगे और ये निश्चित तौर पर आंदोलन कामयाब होगा। और जो इस्तीफा है वो भी देना पड़ेगा। आगे पेपर लीक और दूसरे दिगर जो वो है, जैसे रेलवे है और जो है ये क्या मंदिर वाला मसले मसाइल, बिल्कुल, जो तमाम जो मुद्दे हैं, हाँ, ये सब हल हो जाएंगे। ये सब हल हो जाएंगे अगर जो है ये चीज़ें जो है हुई। जब दरख्त बड़ा होता है ना, वृक्ष जो है बड़ा हो, तो उसका झुकाव नीचे को हो। ये जो है झुक नहीं रहे, ये कांटोदार पेड़ है और ये ऊपर कोई चढ़ रहे, ये बात बहुत गलत है। बिल्कुल, मेरा निवेदन यही है कि सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से और दिगर जितने भी जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें यहाँ के बच्चों से बात करनी चाहिए और जो है इन बच्चों की समस्या का समाधान करना चाहिए। यही भारत है। जय हिंद। बिल्कुल, लगातार सरकार को के नुमाइंदों को, सरकार ना सही तो नुमाइंदे आने चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। एक मेरे साथ एक युवती है, वो लगातार पहले दिन से हैं, बल्कि पहले प्रोटेस्ट से हैं। एक बार हम उनसे बात करते हैं। जी, आप लगातार पहले दिन से हैं यहाँ, तो क्या कितना फ़र्क आया इस प्रोटेस्ट में? अब भूख हड़ताल पर भी आप लोग बैठ गए, पहले आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब आप जो है अनशन कर रहे हैं। 4 दिन हो गए, सरकार आपकी सुन नहीं रही है और नेता आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोगों से निपटना उनको आता है। वही तो कह रही हूँ, देश का भविष्य है और इसमें अगर आप
कहीं पे भी मत जाइए, अगर आपके पास AI का किसी भी आप यूज़ करते हैं, ChatGPT हो या कुछ भी होता है, अगर आप युवाओं के बारे में पूछेंगे ना, कुछ मत लिखे, युवाओं के बारे में लिखो तो वो आपको लिख के बता देगा। अभी मैंने यही दिखा रही हूँ, मैंने सिर्फ ये बोला कि युवाओं के बारे में लिखो। आज ये लिखा है, युवा केवल भविष्य नहीं बदलते, इतिहास भी लिखते हैं। ये बहुत चीज़ें लिख के दिया है, बट मैं सिर्फ एक इसीलिए बोल रही हूँ, ChatGPT है उसको भी पता है कि देश की युवाओं के बारे में, लेकिन हमारे देश के नेताओं को नहीं पता कि देश की युवाओं के बारे में। जो युवा देश के इतिहास लिखते हैं, जो युवा देश को बदलने का हिम्मत रखते हैं, वो युवाओं को कह रहे हैं कि इनको निपट जाएगा। आप लोग आधे उम्र का आप लोग हो, आप सीट पे बैठ के AC में बैठ के बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के घूमते हो हमारे टैक्स के पैसे से, और जब युवा आज आवाज उठा रहे, युवाओं का मांग क्या है? यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। उसकी आगे पीछे तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद वो कह रहे कि हमसे निपट जाएगा। कैसे निपटेगा? जैसे राघव चड्ढा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, कैसे उन लोग जो आए दिन हिंदू मुसलमान करते हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आप बताइए कि देश कहाँ जा रहे हैं? आज देश के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य में बात होना चाहिए, या आज पेपर लीक हो रहे उसमें बात होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर टेट का पेपर लीक हो गया, राजस्थान के अंदर भी फिर से पेपर लीक हो गए। अभी नीति आयोग का रिपोर्ट है, 2026 का रिपोर्ट है कि 1 लाख स्कूलों में 1 टीचर है, और जो है लगभग 1 लाख के आसपास स्कूलों के अंदर शौचालय ही नहीं है। बच्ची कहाँ जाएगी? आज पेरेंट्स जो है छोटे छोटे बच्ची के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म होते हैं, उसके बाद बच्चियों को बाहर निकालने के लिए डरते हैं, और स्कूलों में शौचालय नहीं है, बाहर कहाँ जाएगी? ऐसा तो व्यवस्था बना दिया। नीति आयोग का रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, और नीति आयोग कह रहे हैं जो सरकार की रिपोर्ट है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं जो है ये लोग व्यवस्था अच्छा कर रहे हैं। और लोगों से आप बात तो कर सकते हैं ना, एक बार किसी को भेज नहीं सकते बात करने के लिए? इतना जो युवा यहाँ पर परेशान हो रहा है, एज ए सीनियर सिटीजन यहाँ पर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके पेरेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए छोटा सा बच्चा है। तो तमाम जो लोग यहाँ पहुँच रहे, क्यों पहुँच रहे? भविष्य को लेकर चिंतित है, इसीलिए पहुँच रहे। लेकिन इनको लगता है कि इनसे तो निपट लेगा। दहशतगर्दों का B टीम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप बताइए किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? हमने देखा है किसान आंदोलन में किसानों को बदनाम करने के लिए आतंकवादी, खालिस्तानी, इस तरीके के नाम थोपा, और यहाँ पर जो है ये अभी फिर से एक बार ये क्या करा, दहशतगर्दों का B टीम, फिर ये धमकी दे रहे हैं कि जो है हम निपट जाएंगे। आप तो निपट ही सकते हैं, आपके पास पूरा तंत्र है, आपके पास पुलिस है, आपके पास जो है पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी है, आपके पास ED CBI है, सब कुछ तो आप लोगों के पास ही है। हम क्या करेंगे? हम निहत्ते हैं, हमारे पास कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन हम क्या करें? हम एक आवाज है, जो हम आवाज उठा रहे, एक संविधान है जो हमें अधिकार देते हैं प्रोटेस्ट करने का। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप हमसे निपट लेंगे। आप तो यूं ही निपट जाएंगे हम लोगों से, लेकिन हमारे अंदर बस हम यही तो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। इससे आगे हम क्या कह रहे हैं? आप किस चीज में आप हमें सेटिस्फेक्शन दे पा रहे हैं? आप बताइए ना, किस चीज में आप काम कर रहे हैं? आप मणिपुर नहीं संभाल पा रहे, आप महंगाई नहीं संभाल पा रहे, आप जो है राम मंदिर का चंदा नहीं संभाल पा रहे, आप युवाओं का पेपर नहीं संभाल पा रहे, आप जो है बच्चियों का, जो है लड़कियों का इज्जत नहीं संभाल पा रहे। आप कर क्या रहे? और उसके बाद आप कह रहे निपट लेंगे। निपट लीजिए हम लोगों को। हम तो कह रहे गोली मार दो, खत्म कर दो। इसलिए मैं कह रही हूँ खत्म कर दो। प्रधान या नरेंद्र मोदी के मुंह पे रहना, फिर पता चलेगा तुम्हें। रखे देखना कभी। देखिए आप धर्मेंद्र प्रधान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते तो कहाँ हम उनके मुंह पे माइक रखेंगे? नहीं करते, डर के मारे नहीं करते वो लोग। मैं वही कह रही हूँ, हमें नहीं निपटा सकते वो लोग। देखिए हमें नहीं निपटा सकते, हमें वो लोग कभी भी निपटा नहीं पाएंगे, जो मर्जी कर लें वो लोग। देखिए वो लोग जो है उनके पास आज उनके पास आज घमंड है, उनके पास आज जो सत्ता का घमंड है ना, वही तो है, सत्ता का घमंड है। आज तमाम संगठनों से मैं पूछना चाहती हूँ, तमाम संगठन है, हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल, और तमाम जो हिंदू के नाम पे जो रक्षा दल है, उन तमाम संगठनों को दिखाई नहीं दे रहे कि यहाँ पर जितना बच्चे बैठे हुए हैं, इनके बच्चे नहीं, इनके बच्चे भी कहीं पढ़ते होंगे, इनके बच्चे भी इन ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे कहीं पढ़ते होंगे, वहाँ भी पेपर लीक हुए हैं, या इनको मिल जाता है पेपर, इसलिए चुप रहे हैं ये लोग। कभी आपने सवाल किया इन लोगों से? आप बताए ना, इसमें भी भेदभाव होगा क्या? हम तो सब तो हिंदू बच्चे हैं ना। आज पेपर लीक हो रहे नहीं दिखाई दे रहे, मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहे, कौन संगठन आ रहे, महिलाओं के साथ गलत हरकतें हो रहे वो नहीं दिखाई दे रहे। आप बताइए लगातार जो है मंदिर की बात नहीं है, बात है सवाल इसमें है कि तमाम जो सवाल इसमें उठते हैं कि क्यों मंदिर की बात नहीं आएगा, क्योंकि आए तो उन्होंने उस नाम से। आज हम रोड पे बैठे हैं ना, आज हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि कौन दिया था मंदिर, कौन दिया था शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे वोट? आप मुझे बताइए कौन दिए थे? थोड़ा सा मुट्ठी भर लोग शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, कौन दिए थे वोट? वोट तो उन्होंने वही हिंदू मुसलमान के नाम पे लिए थे ना। तो इसीलिए हम लोग आज डिजर्व करते हैं, इसलिए तो हम धूप में तप रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, और ये
गंदे से उसमें हम लोग सो रहे हैं, ये हम डिजर्व करते हैं, ये हमारी डिजर्व है। इसीलिए तो आज नेता हमें धमकी दे रहे हैं कि हम निपटा लेंगे। इनको कोई नहीं निपटा सकेगा। आप बताइए, इस तरीके की बात कोई कह रहे नहीं निपटा हैं सकेगा, आप, जो मर्जी लगातार जो है इस तरीके की बात हमें कहते हैं। आप कम से कम ये नहीं बोल सकते कि जो है किसी को भेजेंगे, यहाँ पर बातचीत होंगे, यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो है शांति, यहाँ पर कौन हुड़दंग मचा रहे हैं बताइए? यहाँ पर कौन दहशतगर्दों की टीम है जो यहाँ पर सब लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं? उसके बाद आप कह रहे हैं निपटा लेंगे, और वो भी इतना बड़ा नेता बता रहे हैं आप लोग आज तक अंग्रेजों ने राज किया, उनको छोड़ के जाना पड़ा ना। एक सत्याग्रह के ऊपर, भारत छोड़ो आंदोलन, उनको जाना पड़ा हिंदुस्तान छोड़ के। वो ऐसे आराम से नहीं गए, उसके लिए पता नहीं कितने हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, तब गई है वो लोग यहाँ से। इसलिए वो तो इन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको वायरस बता रहे हैं, कह रहे हैं निपट लेंगे। उनको जो मर्जी कहने दो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वायरस वो खुद है, वो खुद वायरस है। वो हर लोगों को बोलते हैं, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल देंगे, मुसलमान आंदोलन करते हैं तो उनको पाकिस्तानी बोल देंगे, अगर जो आदिवासी प्रोटेस्ट करते हैं उनको नक्सली बोल देते हैं, हम जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले आते हैं तो हम लोगों को साइनिस बोल देते हैं, और हिंदू लोग प्रोटेस्ट करते, तमाम लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको कांग्रेसी बता देते हैं। तो इनको तो लेवल चिपका देते हैं, और ये लोग कुछ नहीं करते, बस लेवल चिपकाते हैं। ये करते क्या, काम कर पा रहे ये लोग आए थे विकास के नाम पे, ये लोग आए थे। एक बात बताइए, जिसने हमें वायरस कहा वो है कौन? उसका अहमियत क्या है? उसके देश के प्रति उसने क्या ही क्या? कौन है? मंत्री है? अरे कोई एक व्यक्ति किसी को हुजूर करके किसी का सिर्फ रिपोर्ट देना, पैर सू के आज किसी पार्टी का प्रेसिडेंट बना, वो देश का कुछ भी नहीं, वो एक पार्टी का प्रेसिडेंट है। उसकी बातों से हम डर जाएंगे। वो है कौन? हम पूछना चाहते हैं। वो नितिन नवीन, उसका क्या है इस देश का स्थिति में, उसका क्या योगदान है? कौन है वो बताइए। अब उसकी बात हमें बता रहे, हम यूथ है, हम इस देश का फ्यूचर है। वो क्या है इस देश का? वो क्या है? वो हमें वायरस बता दे। अगर यही वायरस, हमसे ज्यादा खतरनाक वायरस वो है, क्योंकि इस देश का फ्यूचर हमारे ऊपर है। ये जितना भी युवा है ना, उनके ऊपर फ्यूचर है। तुम अच्छे शिक्षा नहीं दे रहे हो, अच्छे हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, और तुम मोदी जी को प्रणाम करके किसी पार्टी का प्रेसिडेंट बन सकते हो, देश का प्रेसिडेंट नहीं। तो बात संभाल के किया करो, क्योंकि अगर इस देश का युवा बदल गया, अगर इसकी देश की युवा तो जंतर मंतर पे बैठा है ना, जिस दिन संसद भवन के सामने आएगा उस दिन तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल गया इस देश का युवा क्या है। और इस देश का युवा, इसमें महात्मा गांधी भी था, भगत सिंह भी था। इस देश के बाद नरम भी है, गरम भी है। इसको भड़काओ मत, अगर भड़काओगी तो घर में घुसेगा, और इस तरह से घर में घुसेगा, बैठने का जगह भी नहीं मिलेगा। धमकी हमें मत दो, खुद सुधर जाओ, और नहीं तो हम सुधरने तुम्हें आएंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। सीधी बात है सर जी। यहाँ का युवा क्या मांग रहा है? यहाँ प्रोटेक्स में क्या मांग रहे हैं? यही तो मांग रहे हैं। जब भी कोई भी सरकार आई है, जब भी कोई देश में घटना हुई है, उसमें इस्तीफा दिया गया है। बॉम्बे कांड देख लो, कोई भी ऐसे कांड हुए हैं, सरकारों ने झुकी है और माना है। मगर यहाँ पर आपने जैसे कहा कि वो न्यूज़ पे इंटरव्यू नहीं देते, 2014 से पहले तो बहुत इंटरव्यू दिया करते थे, ऐसा कोई माइक नहीं छोड़ा। और जब वो कछुआ देखने जाते हैं, तवा इंटरव्यू देते हैं, हर जगह दे सकते हैं, मगर इन बच्चों को नहीं दे सकते। हम मांगते क्या है? एक रोजगार तो देने का इनका वादा था, 2 करोड़ का रोजगार था, 2 करोड़ का, वो नहीं है। युवा क्या कह रहे हैं? आपके पास इससे प्रधान से बड़े बड़े लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे पढ़े हुए हैं, उनको शिक्षा मंत्री बना दीजिए, इसको इस्तीफा दीजिए, जो गलतियां हुई हैं उसको सुधार लीजिए। मगर सुधारते नहीं है, ये वायरस बोलते हैं। अगर वायरस है और कहते हैं दहशतगर्दी है, आप दहशतगर्दी हम बन गए तो भाई साहब आपकी सरकारें भी नहीं रहेंगी। यही युवा थे जो 2014 में सबसे पहले झंडा उठाकर और बदलाव की बात कर रहे थे। यही युवा थे जो आज सड़कों पे दिखते हैं, बनारस की रैलियों में सबसे ज्यादा युवा दिखते हैं। मगर ये क्या करते हैं? हमें दहशतगर्द बताते हैं। अरे दहशतगर्द हम नहीं है, दहशत इनको है, इनकी पार्टियों को, इनको डर है, इनके मंत्री को डर है। अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आने वाले समय में देखिएगा, प्रधान के चक्कर में प्रधानमंत्री भी चले जाएंगे और इस देश की सरकार ही बदल जाएंगी। ये युवा ऐसा होता है जैसे हवा को कहीं रोक नहीं सकते ना, ऐसे ही युवा होता है। जब ये युवा बदलेगा ना और सड़कों पर क्रांति लाएगा तो फिर ये रुक नहीं पाएंगे। जब मोदी जी कहते हैं, बेर कहते हैं कि हम रोजगार में काम करेंगे, स्वच्छता में काम करेंगे, किसी चीज़ में काम करने को तैयार नहीं है, तो हम इनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप, इनकी छोटी सी मांग है कि आप धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवा दीजिए और जो खामियां आई हैं उसको दूर कीजिए। और जो बच्चे हैं जो डेड हो गए हैं, एक बच्चा कितनी साल से तैयारी करता है, एक उम्मीद में, एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, और उस बच्चे का सपना जब टूटता है ना तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और वो टूट जाता है। और जो बूढ़ा बाप अपने जवान बच्चे का कंधा पे जनाजा लेकर चलता है ना साहब, तो बड़ा दुख होता है। तो इनको ये चीज़ समझना चाहिए कि प्रधान को भी, अगर कल को तुम्हारा बेटा अगर शहीद नहीं कहूँगा,
और जो नहीं कहूँगा कि कल को ख़त्म हो जाता है, जब तुम अपने बच्चे को कंधा दोगे ना, तब ये दर्द एहसास आएगा कि जो बच्चे शहीद हुए हैं ना, बड़ा दुख होता है। हम बस कुछ नहीं चाहिए, हम पढ़ के मेहनत करते हैं, पेपर देते हैं, चेकिंग ऐसी होती है कि एक कील तक क्या एक पेंसिल भी ले जाना मुश्किल होता है। उस पेपर को तुम लीक करा देते हो, ईमानदारी से कराओ। हम नहीं कहते कि तुम हमें कुछ दो, हम मेहनत होगी, हमने पढ़ा है लिखा है तो हम करेंगे, उस चीज़ को पास करेंगे। मगर जब हम डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, तो हम देश की तो सेवा करेंगे। हम क्या मांग रहे हैं आपसे? मेहनत के बलदे पे मेहनत मांग रहे हैं। और हम पढ़ किस लिए रहे? हमारा सपना था, मेरा बाप छोटे बचपन से कहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा। और वो बच्चे को सपना देखता हुआ आया हुआ है कि डॉक्टर बनेंगे, हम बड़े हो जाएंगे, हम सेवा करेंगे, बुजुर्गों का इलाज करेंगे, सब कुछ करेंगे। और उसको पता चलता है कि इस बार मैं क्लियर कर लूँगा, और पूरी उम्मीद के साथ, और अचानक क्या होता है? पेपर लीक हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। जो टूटा हुआ बच्चा कभी उभर नहीं पाता है, और वही बच्चों ने सुसाइड किया है। कुछ बच्चे हिम्मतदार होते हैं, जो हिम्मत कर लेते हैं, जो गरीब परिवार के होते हैं, वो स्थिति देखते हैं कि अब मेरे पास 1 साल से ज़्यादा पैसा नहीं है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, बाप बाप पे बोझ नहीं बनूंगा, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि इनको इस्तीफा दिलाएं, और जो खामियां नहीं है, आप कह रहे हैं कि आर्मी लाएंगे, अरे आर्मी देश से बाहर दुश्मनों से लड़ने के लिए है, यहाँ लड़ने के लिए नहीं है। कुछ चंद लोग गद्दार हैं, उनको तो यहाँ की पुलिस ही निपटा लेगी। PCF लगा दो, कोई छोटी बहुत फोर्स लगा दो, CRF लगा दो, पूरी सुरक्षा कर रही है। आपकी ताजमहल की कर रही है, दुनिया भर कर रही है, पेपर की सुरक्षा नहीं कर सकती। आर्मी, BSF, जो सरकार दुश्मनों से लोहा लिया करती है, आप उनको लगा रहे हो पेपर में, हेलीकॉप्टर से लाओगे। अरे साहब, इतनी नहीं है, क्वेश्चन वही है। आपने अभी एक पेपर देखा होगा, UPSC का पेपर आया है, उसमें देखा कितनी अच्छी बात लिखी कि कटरीना कपूर की कितनी लंबाई है। अरे हमें क्या करना है? हमें शादी करनी है क्या उससे? हमें UPSC में प्रश्न था, ये AI क्वेश्चन बन रहे हैं, आप पढ़िए, उसमें सब कुछ चल रहा है। अब ये इस तरह की कर रहे हैं कि इस तरह का काम कर रहे हैं कि उसकी लंबाई कितनी है, उसकी वो क्या है। अरे हमें जो पढ़ाया गया है, हमें उसमें से क्वेश्चन पूछिए, हमें जो बताया जाता है उसमें से पूछिए। हम देश की साइंस पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टरी पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, मगर आपके सिस्टम पता क्या है, 60 कहते हैं ना, 40 साल या 50 साल 60 साल के हो जाते हैं तो उनके बुजुर्ग हो जाते हैं, तो थोड़ा सा माइंड कम हो जाता है, बच्चे जैसा माइंड हो जाता है। मगर हमारे देश का कानून ऐसा है कि जो बूढ़े हो जाते हैं वो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, युवा सड़कों पर होते हैं। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक पढ़ा लिखा व्यक्ति और युवा नहीं आएगा, जब तक हो जाए। आपने देखा होगा राघव चड्ढा जी को, युवा थे, अच्छे सवाल करा करते थे, पता चला कि उनकी कर दिया गया। तो मैं टिप्पणी राजनीति में नहीं, मैं तो सिर्फ एक सरकार से और इस देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री से यही कहना चाहूँगा कि युवाओं की बात है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, और जो बच्चों का वो है, जो खामियां नहीं है, उसको पूरा कर लिया जाए। और किसी युवा को बनाना। जी बिल्कुल, राजीव जी, सुना आपने सभी युवा। मैंने ये कोशिश की कि सभी लोग जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं उनकी एक बार बात रख ली जाए, ताकि ये समझ में आ सके कि जो प्रोटेस्ट में जो लोग आ रहे हैं वो क्या सोचते हैं। मैंने आपसे जो एक युवती थी, जो कम उम्र की लड़की थी, उससे बात कराई, जो पहले दिन से धरने में मौजूद थे वो बात कराई, मैंने एक सीनियर जो सर थे उनसे बात कराई, मैंने युवाओं से बात कराई। दरअसल यही लोग हैं जो लगातार इस धरने की में जान फूंक रहे हैं, और लगातार ये लोग आ रहे हैं, अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। ये कोई अडानी अंबानी के बेटे नहीं है, ये लोग अपना काम धंधा छोड़कर, वहीं कुछ युवक ऐसे हैं कि अपने पैसों से यहाँ आकर जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो सेवाएं कर रहे हैं। तो इस तरीके का ये माहौल है। अगर भीड़ आप देखेंगे, फारूक एक बार जरा कैमरा घुमा के भीड़ दिखाइए, भीड़ आप देखिए, इससे ये अंदाजा लगता है कि चाहे लगातार कुछ भी जो माहौल का किसी भी तरीके की बयानबाजी हो, लेकिन युवाओं का और इन लोगों का हौसला जो है वो पस्त नहीं हो रहा है। लगातार जो है भीड़ यहाँ जंतर मंतर पर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ आप बने रहिए, इकरार बने रहिए, फिर दोबारा आता हूँ आपके पास। इधर जरा स्टूडियो में आते हैं, इकरार आपके पास आता हूँ, दोबारा आता हूँ थोड़ी देर में। पहले थोड़ा हमारे साथ तमाम साथी बने हुए हैं, इन लोगों के बीच आते हैं और आज की चर्चा, चूँकि हम लाइव वहाँ का कवरेज भी बहुत महत्वपूर्ण है और कई सारे साथी इस चीज़ का इंतज़ार भी करते हैं कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है, ये देखा जाए, समझा जाए। और इसलिए भी ज़रूरी है ये देखना कि कौन लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। और 2011 का जिक्र मैंने शुरुआत में किया था और जिक्र करके ये बताया था कि अन्ना के आंदोलन का जो प्रतिफल था वो ये था कि यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार 2014 में चली गई और एक पार्टी, नई पार्टी का उदय हुआ, नाम था आम आदमी पार्टी, और केंद्र पर काबिज हुए नरेंद्र मोदी, यानी बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन अब क्या जो समय का चक्र है वो अब फिर से परिवर्तन की ओर लेके जा रहा है? क्या इसी जंतर मंतर से, जहां से शुरुआत हुई थी, रामलीला मैदान तक पहुंचा था ये आंदोलन, अन्ना का आंदोलन, अब इसी जंतर मंतर से एक नई शुरुआत होने जा रही है क्या?
ये भी एक बड़ा सवाल है। ज़रा जल्दी से आना चाहता हूं अपने तमाम साथियों के बीच, और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास ही सबसे पहले आना चाहता हूं। और कैसे आप तमाम बातें सुन रहे थे स्वामी जी, कैसे देखते हैं आप पूरे घटनाक्रम को? में पहले तो मैं एक व्यक्ति ने, जो बच्चे ने टिप्पणी की, उस पर मैं अपनी टिप्पणी कर दूं। उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग होते हैं इनका दिमाग कमजोर हो जाता है। बुजुर्गों का दिमाग कमजोर नहीं होता है, लेकिन हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। 50 के बाद वानप्रस्थ होता है, 75 के बाद संन्यास होता है। हम अपने बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं, उनको ये मार्ग निर्देशन देते हैं, उनके शुभचिंतक हम हैं। बच्चे निर्देश में चलें, हम केवल ये देखते हैं कि हमारे बच्चे सही दिशा में चलें। देखिए, बच्चे सही दिशा में हैं, लेकिन ये इतनी बेशरम और इतनी बेहया सरकार है, और ये बिल्कुल सही बात है कि हमने 75 साल में इतनी बेहया सरकार नहीं देखी। सोनम वांगचुक का जो शुगर लेवल है वो 67 के लेवल पे आ गया है। आप जानते हैं 50 के लेवल के नीचे आने के बाद उनके कोमा में जाने की संभावना है। एक बच्चा 6 दिन की स्ट्राइक के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। नेहा, जो लड़की आपके प्रोग्राम में आई थी, नेहा बोरा, वो भी बेचारी एक युवा लड़की जो है, अपने जो हमारे देश की आन बान शान ये बच्चे हैं, उनको आपने मरने के लिए छोड़ दिया है और उनसे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए, एक जमाना था जब यूपीए की सरकार थी, कितनी इन लोगों ने किया, अन्ना हजारे का फर्जी आंदोलन करके उसको हटा दिया। कनिमोई को इन्होंने जेल भेजा था, मनमोहन सिंह ने, ए राजा को जेल भेजा था, आर पाटिल ने रिजाइन किया था, विलासराव देशमुख ने रिजाइन किया था। नैतिकता की बात होती, लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन किया था, और यहाँ 20-20 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं और किसी के कान में जू नहीं रखती, क्योंकि ये इतने संवेदनहीन लोग हैं। जब 550 किसानों की वहां पे शहादत हो जाती है, 13 महीने तक वो दिल्ली के आसपास बैठे रहते हैं, अपने शहर के अंदर, अपनी राजधानी के अंदर उनको घुसने नहीं दिया जाता, कांट के जाल वहां पे बिछा दिए जाते हैं। और तब एक व्यक्ति एक गवर्नर से कहता है कि मेरी वजह से थोड़ी मरे, जो मरे हैं अपनी वजह से मरे, और आप विदेश यात्रा पे चले गए। देखिए, इतने ज्यादा संवेदनहीनता। और देखिए बच्चों का, क्योंकि जब मैं युवा था मेरे को याद है, हमारे सबसे ज्यादा उत्तेजना होती थी। हम ये कहते थे कि भाई माँ बाप या टीचर या हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारी बात सुन लें, हमें प्यार से सहेज दें, उसके बाद चाहे 2 थप्पड़ मार लें, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इग्नोर करना युवा को, और ये सरकार जिस प्रकार से हर चीज को इग्नोर कर रही है, मंदिर के अंदर चोरी को इग्नोर कर रही है, मंत्री द्वारा 1 करोड़ रुपए लेने को इग्नोर कर रही है, एक मुख्यमंत्री द्वारा हजारों करोड़ों का जमीन का घोटाला करने को इग्नोर कर रही है, और जिस प्रकार से हर जगह इन लोगों ने घोटाला कर रखा है। तो मैं तो ये जानता हूं, देखिए वास्तविकता ये है, जिस प्रकार से ये लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा यूपीए की सरकार ने 5 मंत्रियों को भेजा था अन्ना हजारे से बैठक करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। इसको कहते हैं संवेदनशीलता, क्योंकि ये जो सरकार बनी है ये हमारे वोटों से बनी है, युवाओं के वोटों से बनी है। और ये भी बात सही है जो वहां बुजुर्ग ने कहा, जंतर मंतर के अंदर 2014 का वो समा था जबकि हमारे देश का युवा पूरी तरह से मोदी मोदी करता था, और आज के तारीख में युवा ही वो वर्ग है, और युवा ऐसा वर्ग है कि जब इसका वेग आता है, अग्नि के प्रवाह को, पानी के प्रवाह को और युवाओं के प्रवाह को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये तो केवल शुरुआत की बात है, और इस चीज को बल दे रहे हैं, इस चीज को तेज दे रही है सरकार अपनी संवेदनहीनता से। तो अगर इन बच्चों से जाके बात करें, इनसे संवाद करें, और अब तो लिस्ट बड़ी होती जा रही है, अब तो राजनाथ सिंह के इस्तीफे की बात हो रही है, नितिन गडकरी, अब बताइए, ये कहा जा रहा है 1 साल तक हम ट्रायल पे हैं जी। अरे आप जो ट्रायल कर रहे हो ना, भेजो विदेश या यूरोप के अंदर तेल भेजते हो, एक्सपोर्ट करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, जरा वहां इथेनॉल डाल के भेजो। बाकी देशों के अंदर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो प्योर पेट्रोल भेज रहे हो, और उनको 60 रुपए पर लीटर के हिसाब से दे रहे हो, और देश के अंदर जो पेट्रोल भेज रहे हो उसमें 20% इथेनॉल भी मिला रहे हो और महंगा भी दे रहे हो, फिर एक्सपेरिमेंट। अरे भैया, किसी डेंटिस्ट के पास जाओगे दांत निकलवाने, और वो जाके हार्ट का ऑपरेशन कर दे और कहे कि हम तो भैया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखे डेंटल सर्जन जो है हार्ट का ऑपरेशन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अरे मूर्खतापूर्ण बात मत करो। 1 साल के अंदर हमारे देश के लाखों लोगों की कारें खराब हो जाएंगी, उनके मोटरसाइकिल स्कूटर खराब हो जाएंगे, जैसे मैकेनिक्स कह रहे हैं, गाड़ियां चल चल के रुक रही हैं। लेकिन केवल पैसा बनाना, केवल भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता, ये देश के युवाओं को, देश की जनता को, सबको समझना होगा। समानता से, एकता से संगठित होके इस सरकार को हटाना ही राष्ट्रभक्ति है, और यही हमारे देश के लिए हितकारी है। अदरवाइज ये ऐसी सरकार है कि अगर ये रिपीट कर गई या इसी प्रकार से चलती रही तो हमारे देश का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय होगा। जी शकील जी, यहाँ पे
दो चीज़ों को मैं आपके ज़रिए जोड़ने की कोशिश करूंगा। पहला ये कि जंतर मंतर पे जो आप देख रहे हैं युवाओं का हुजूम, दूसरा उधर कांग्रेस पार्टी का लगातार प्रदर्शन, और वो भी डिमांड यही है जो जंतर मंतर पे डिमांड है, यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इन दोनों को कैसे आप देखते हैं? दोनों आंदोलनों को आप नज़दीक से देख रहे हैं, इसलिए उसका विश्लेषण आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कहाँ कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है, कहाँ, और चूंकि जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन चल रहा है ये सिर्फ सीजेपी का प्रदर्शन नहीं है। अब वहाँ सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के लोग नहीं हैं, धरना प्रदर्शन ही नहीं बल्कि आमरण अनशन पे अलग अलग संगठनों के लोग बैठे हुए हैं खुल के, और सब अलग अलग मंच लेकर बैठे हुए हैं। ये भी नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर नेहा बैठी हुई हो, वो वैसा भी नहीं है, नेहा अलग बैठी हुई है, और एसएफआई के कुछ लोग हैं वो अलग बैठे हुए हैं, कुछ नॉर्मल जो किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी बैठे हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी अलग प्रदर्शन कर रही है। इसीलिए जंतर मंतर और कांग्रेस पार्टी दोनों के प्रदर्शनों को कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, सब एक ही हैं, अलग अलग दिख रहे हैं मगर सब एक ही बात चाहते हैं। अभी आप जो दिखा रहे थे बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्टिंग, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग ही लोगों को उनके सवालों का जवाब देती है। लोगों को समझ में आता है कि वास्तव में जमीन पर चल क्या रहा है। जो अभी इकरार एक लड़के से बात कर रहे थे और उसने जो बात कही वही सबसे असली बात है कि प्रधान के चक्कर में कहीं प्रधानमंत्री न चले जाए, और अब लगता है कि वही होने जा रहा है। प्रधान को बचाते बचाते प्रधानमंत्री खुद चले जाएंगे। कांग्रेस छात्रों के, युवाओं के सवालों को उठा रही है, कॉकरोच जनता पार्टी उसको लेके जंतर मंतर पर बैठी हुई है, आमरण अनशन कर रही है। आपने बताया कि अलग अलग मंचों पे अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। सबका जो निशाना है या सबका जो उद्देश्य है वो एक ही है कि छात्रों के और युवाओं के साथ ऐसा क्यों। ये जो लड़कों की बाइट थी, लड़कियों की बाइट थी, ये बिल्कुल मौलिक बातें हैं जो आप कितने ही बनावटी अंदाज से कहने की कोशिश करो, भाषा के चमत्कार दिखाओ, मगर वो दिल से निकली बात का मुकाबला नहीं कर सकती। और वो दिल से निकली बात लोगों के दिल तक जा रही है कि आखिर क्यों ऐसा, इन लड़के लड़कियों का गुनाह क्या है। वो केवल अच्छी शिक्षा मांग रहे हैं, वो केवल ये मांग रहे हैं कि शिक्षा करने के बाद उनके पेपर जो है साफ सुथरे हो जाएं, उनके रिजल्ट टाइम पे आ जाएं और उसके अनुसार उन्हें काम करने के मौके दिए जाएं। ये तो 75 साल से हमेशा होता चला आ रहा है, आप उसे क्यों रोक रहे हैं? अब ये सवाल बहुत बड़ा बन गया है। अब ये मोदी जी के या किसी के भी रोकने से रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए इसमें ये फर्क करना हम ठीक नहीं समझते कि कांग्रेस अलग आंदोलन कर रही है, कॉकरोच जनता पार्टी अलग आंदोलन कर रही है, अखिलेश यादव अपने तरीके से यूपी में अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, या कोई कहां क्या कर रहा है। सबका उद्देश्य एक ही है कि जनता की आवाज को उठाना, जो पिछले 12 साल से बुरी तरह दबा दी गई है, खत्म कर दी गई है, उसे अभी आप अखिलेश का दिखा रहे थे। देखिए, यही नेता की पहचान होती है। वो मजा लेने लगे हैं, कोई दबाव नहीं। वो गोदी मीडिया जो हमेशा उस तरह के सवाल करने की कोशिश करता है कि जिससे विपक्ष के नेता फंसे, लेकिन अखिलेश उनको उल्टा फंसा रहे हैं कि आपको क्या परेशानी है हम लोगों की तैयारी से, 403 हम 403 वो। उनके कहने का मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस और हम दोनों मिलकर लड़ने जा रहे हैं। राहुल भी यही बात कहते हैं। राहुल ने जिस तरह पीडीए का जिक्र किया, आपने सही कहा कि पीडीए जो है वो शब्द, वो कॉन्सेप्ट अखिलेश का है। पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और ए फॉर अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। राहुल सामाजिक न्याय की बात इन्हीं के लिए करते हैं। सोशल जस्टिस, संविधान में न्याय की व्यवस्था है, लेकिन समाज में न्याय कैसे हो, राहुल का ये बहुत बड़ा सवाल है और राहुल इसके लिए ही लड़ रहे हैं।
राहुल की लड़ाई सबसे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन राहुल उससे डिग नहीं रहे, हिल नहीं रहे। और यूपी में आपको देखने को मिलेगा कि राहुल और अखिलेश मिलकर कितनी अच्छी लड़ाई लड़ने वाले हैं। अभी आपने बहुत सारे सवालों का जिक्र किया, इसमें एक जो पेट्रोल का जिक्र किया, एथेनॉल वाले, इतनी गंभीर समस्या है। अभी एक वीडियो है हमारे पास, शायद आपके पास भी हो, कांग्रेस के एक नेता मुदित अग्रवाल खड़े होकर बता रहे हैं कि किस तरह उनकी गाड़ी चलते चलते बंद हो गई और उन्होंने सर्विस सेंटर को फोन किया। अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे, वो बता रहे हैं कि सर्विस सेंटर वाले कह रहे हैं कि साहब आप क्या कह रहे हैं, रोज इतनी शिकायतें आ रही हैं हमारे पास, तो हम करें क्या। उन्होंने पूछा क्यों आ रही हैं भाई, क्या प्रॉब्लम है, नई गाड़ी खरीदी है मैंने, तो कल एथेनॉल, कुछ नहीं कर सकते हम, आप पहुंचाइए इसको टो करके, स्टार्ट नहीं होगी अभी ये, हम देखते हैं। और न सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है न मोदी जी सुन रहे हैं। एक बात यहां हम और कहते हैं कि जैसे यहां पे धर्मेंद्र प्रधान को कहा जाता है इस्तीफा दे दे, वहां गडकरी जी को कहा जाता है। धर्मेंद्र प्रधान और गडकरी जी ये सब कुछ भी नहीं है, वो जो है मोदी जी हैं। इसलिए अब बात जो है मोदी जी के इस्तीफे की आ रही है, मोदी जी गद्दी छोड़ो की आ रही है, और सारा दोष मोदी जी का है, इसके लिए लोग आवाज उठाने लगे जी। बाकी सब तो छोटे छोटे मोहरे हैं। तो ये जो है सारा का सारा जो आंदोलन है वो निश्चित ही रूप से देश में एक नई जागरूकता पैदा कर रहा है, एक नया जोश पैदा कर रहा है, और इससे निपटना जो है वो बहुत मुश्किल है। आपने चंदा चोरी का जिक्र किया, चढ़ावा चोरी का जिक्र किया, इतना बड़ा मुद्दा, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, मोदी जी बोल नहीं रहे। और शायद हमारे दर्शकों को मालूम होगा, बाकी लोगों को भी मालूम होगा कि वहां नाम खुदा हुआ है उसको बनवाने वालों में। क्या आप क्या कह रहे थे, आप रिपीट कीजिए क्या बोल रहे थे अभी। हम ये कह रहे हैं कि श्री राम मंदिर में, हमारे दर्शकों को शायद मालूम होगा, नहीं भी हो सकता है, वहां पे 2 नाम खुदे हुए हैं, लिखे हुए हैं, 2 नाम, और दोनों के दोनों खामोश है, चुप हैं कि इन लोगों के योगदान से, इन लोगों की वजह से ये श्री राम मंदिर, भव्य मंदिर यहाँ पे बन सका है। कौन 2 हैं? आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय श्री मोहन भागवत जी, जो ये बार बार कहते हैं कि गोली से मारे समाजवादी पार्टी ने, फलाने ने मारे, उनका कहीं नाम नहीं है, बाकी लोगों के कहीं नाम नहीं है, चंदा देने वालों का कहीं नाम नहीं है, तोगड़िया जी का कहीं नाम नहीं है, विनय कटियार का कहीं नाम नहीं है, अशोक सिंघल का कहीं नाम नहीं है। इस बारे में बोलना नहीं चाहिए, मगर क्या करोगे, आप नहीं बोलोगे तो कहां तक नहीं बोलोगे। नहीं, हम तो विश्लेषक हैं, हम क्यों नहीं बोलेंगे। हमारा तो पेशा है बोलना, हमारा पेशा है बोलना। आ रहे हैं वहां पे लोग, वो बता रहे हैं, पत्रकार बता रहे हैं, लेकिन पत्रकार बेचारे प्राइवेटली बता सकते हैं। इतनी बड़ी समस्या देश के अंदर, पत्रकार भरा पड़ा है इस टाइम अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले में रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन वो वहां से फोन करता है, आके बताता है कि सर क्या करें, सच्चाई कुछ और है, बताना हमको ये पड़ रही है। चंपक जी को बचाना हमारा काम है, हमें यहां से ये टारगेट देके भेजा जाता है कि यादव जी को फंसाओ और चंपक जी को बचाओ। अभी वो जो ओवैसी है उनसे हम सहमत नहीं होते हैं कभी, उनकी राजनीति बहुत अलग किस्म की राजनीति है, लेकिन उन्होंने एक बात कही, हम बताएं, उन्होंने कहा बड़ी गलती करी इन बीजेपी वालों ने, प्रधानमंत्री जी ने, ट्रस्ट में एक मुसलमान रख लेते, चोरी पकड़ी जाती, एनकाउंटर दिखा के उसे मार देते, घर उसका बुलडोजर से गिरा देते, केस खत्म। हमने कहा कोई बात नहीं, ट्रस्ट में नहीं रखा, तो जो टिन्नू यादव को आप सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, सारा दोष एक ड्राइवर के ऊपर बढ़ रहे हैं। अरे ड्राइवर तो शाम को जब घर जाता है तो गाड़ी की चाबी भी देके जाता है, तुम्हारे ने उसको तिजोरियों की चाबी दे रखी थी सारी की सारी, जो चढ़ावा चढ़ता है उसकी। तो टिन्नू यादव का कोई दोस्त मुसलमान होगा, कोई पड़ोसी होगा, नहीं होगा तो कोई जान पहचान वाला होगा, कह दो कि वही भड़काता था और उसके पाकिस्तान से कनेक्शन थे।
उसने ही टिन्नू यादव से करवाया है, असली दोषी वो है। यही बहुत राजनीति बढ़िया, है इनकी। बहुत बहुत खूब। अगर हिंदू मुसलमान खत्म हो जाए जी तो कहीं कोई सवाल ही नहीं बचेगा, लेकिन अब वो खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा गवाह बनेगा। राजीव जी, होने को तो 7 राज्यों में चुनाव है, ये सारे राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ा गवाह जो बनने वाला है वो उत्तर प्रदेश बनने वाला है। क्यों? क्योंकि वही मंदिर है जी, और वहीं पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलके एक बार फिर ये बताएंगे कि पीडीए की ताकत क्या है। जो गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय है जिसको बोलने नहीं दिया जाता, ये टिन्नू यादव का मामला आप क्या समझते हैं कि रुक जाएगा? हर चीज में टिन्नू यादव। अभी एक ने मांग करी है, खुलेआम ने लिखा भी था, यादव जी को फांसी दो, बाकी सबको 6-6 महीने की सजा दो। ये कह रहे हैं यादव जी को फांसी दो, बाकी सबको 6-6 महीने की सजा दो और फिर छोड़ दो। ये लिखा है, लिखा है ये, फिर छोड़ दो जी। मतलब मनुवादी व्यवस्था को आप पूरी तरह लागू करो। एक ही अपराध के लिए 2 आदमियों को अलग अलग सजा। तो ये मैसेज नहीं जा रहा है खाली यादवों में नहीं जा रहा, हर पिछड़े में जा रहा है, हर दलित में जा रहा है, हर कमजोर में जा रहा है। राहुल गांधी एक बात और कहते हैं जनरल के लिए, सवर्ण के लिए, कि गरीब सवर्णों के साथ भी उतना ही अत्याचार हो रहा है, हर वर्ग के गरीब के साथ हो रहा है। जो समर्थ हैं वो चाहे किसी जाति और धर्म के हो, मुसलमानों के साथ जाके विदेशों में गले मिलते हैं ना हमारे मोदी जी। शेख हैं वो लोग, अरब कंट्रीज के हैं वो लोग, पैसे वाले हैं, यहां पैसे वाले हैं वो लोग, और यहां पे नमाज पे, अजान पे, टोपी पे, दाढ़ी पे, हर चीज पे सवाल उठाते हैं। तो राजीव जी, ये जो है एक टाइम आना था और वो टाइम अब आ गया है। ये एक टर्निंग पॉइंट है और इसके बाद आप देखेंगे कि मोदी जी के लिए आप जो जिक्र कर रहे थे, कहां से कर दें वो मंत्रिमंडल में फेरबदल या उसमें लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू। कैसे हटा दें? प्रधान को हटाने का मतलब प्रधानमंत्री को हटाना है। अब तो ये मैसेज चला गया जी। तो अब किसको हटाएंगे, किसको लाएंगे, ये पहले की तरह सिंपल सवाल नहीं रहा। अब तो एक नई बात चल रही है कि क्या अमित शाह उप प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर अमित शाह उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसका मतलब मोदी जी की ताकत आधी हो चुकी है, मोदी जी को शेयर करना पड़ रहा है। मोदी जी सबसे कमजोर स्थिति में है, सबसे कमजोर विकेट पे खड़े हुए हैं, इसीलिए खबरें चलती है। आज सुबह अखबार में हम देख रहे थे, सॉरी 1 सेकंड बोल लेंगे, आज सुबह अखबार में हम देख रहे थे, सुबह 6 बजे उठ के ट्रंप ने कहा चलो मोदी जी से बात करते, आओ प्यार करें। मतलब इस तरह की हेडलाइंस बड़ी बड़ी चल रही हैं कि सुबह 6 बजे उठ के ट्रंप साहब को सबसे पहले यही आया कि अरे यार, अपने यार से बात करते हैं। आज जितना ताकतवर मैं हूं उतना हिंदुस्तान में मोदी है, ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जंतर मंदिर से जो लड़कियां रहे थे, उन्होंने सारे इंप्रेशन को तोड़ दिया। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इधर जल्दी से प्रशांत जी आता हूं आपके पास। प्रेम कुमार जी सीधे लखनऊ से जुड़े हुए हैं, वो भी कांग्रेस कार्यालय जो है लखनऊ में, वहां से जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं। क्या कुछ चल रहा है लखनऊ में, जरा ये बताइए। और जो कुछ इधर दिल्ली में जंतर मंतर पे या अलग अलग जगहों पे कांग्रेस पार्टी के जो छात्र इकाई, युवा इकाई जो है वो कर रही है, इन सब की चर्चा है क्या उधर? और साथ में राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा इस बार बनने जा रहा है? राम मंदिर यानी चढ़ावा चोरी, वो कितना बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में? जी शुक्रिया राजीव जी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी में जो कांग्रेस के मुख्य कार्यालय है, वहां आज एक आयोजन चल रहा है। आपको पता होगा कि राजेंद्र पाल गौतम उत्तर प्रदेश के प्रभारी नियुक्त किए गए थे, तो आज उनका यहाँ आगमन हुआ। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए वो यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ मैं पहले भी आया हूँ यहाँ कई बार, लेकिन आज का माहौल काफी उत्साहजनक लगता है। ऐसी भीड़ कांग्रेस के दफ्तर में कम ही देखी गई थी, पहले बहुत पहले देखी जाती थी, इन दिनों नहीं देखी जा रही थी, लेकिन जबरदस्त भीड़ है। और अयोध्या से भी लोग आए हैं, आपने सही कहा,
अयोध्या से भी लोग आए, उनसे भी मेरी बातचीत हो रही थी और वो कह रहे थे कि इस बार राम मंदिर का जो मुद्दा है, ये मुद्दा वहाँ जो चोरी का मुद्दा है खास करके, इसको लेकर के बहुत डिफेंसिव है बीजेपी, जवाब देना मुश्किल है। तो ये माहौल बहुत अनुकूल है और कांग्रेस के दफ्तर में जो माहौल दिख रहा है वो मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय बाद ये रौनक नजर आ रही है। तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं घट रही है, चाहे स्टूडेंट्स का मूवमेंट हो, एनएसयूआई का एक्शन हो, या तो अब कांग्रेस के सेवा दल के लोग भी जीवन को दिख रहे हैं। पहले तो कांग्रेस सेवा दल का नाम लेवा कोई नहीं होता था, कुछ अब यहाँ नजर आने लगे हैं लोग। तो संगठनात्मक नजरिए से एक बदलाव को हम देख पा रहे हैं। कांग्रेस के दफ्तर से अभी राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे नहीं है, अजय राय जी पहुंच गए हैं, वो मंच पर मौजूद है और सूचना है कि राजेंद्र पाल गौतम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन एक और चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर दलित बिरादरी वास्तव में कांग्रेस के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। अब कारण जो हो, या चाहे तो राजेंद्र पाल गौतम जी की संगठनात्मक क्षमता हो कि उन्होंने सबको एकजुट किया, वो उन्नाव, कानपुर और अलग अलग इलाकों से होते हुए यहाँ पहुंचे और निश्चित रूप से हर जगह से जो तस्वीरें बनी है वो कांग्रेस को लगता है संगठनात्मक तौर पर खड़ा करने का एक दौर सा चल पड़ा है। ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के कारण, छात्र युवाओं से जुड़ने के कारण और जो दलितों को लेकर के, संविधान बचाने को लेकर के जो कांग्रेस ने एक नई सोच विकसित की है, और उस वजह से हो सकता है कि ये सारा जो है सिंक हो रहा है और कांग्रेस फिर से उठती हुई, खड़ी होती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। जी, ये बताइए कि यहाँ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात कर रहे हैं तो आज जन्मदिन था अखिलेश यादव का और राहुल गांधी ने बधाई दी, पीडीए का जिक्र किया है। कांग्रेस पार्टी पीडीए का जिक्र नहीं करती थी, अमूमन थोड़ा बचने की कोशिश करती थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अपना एजेंडा है और जिसमें उस एजेंडे को अखिलेश यादव की पार्टी ने 2024 में ज़रूर अडॉप्ट किया था और अडॉप्ट करने में सबसे बड़ी बात जो थी वो संविधान को बचाओ और संविधान हाथ में लेकर समाजवादी पार्टी के नेता भी घूमा करते थे, वोट मांगा करते थे, आप याद कीजिए। लेकिन इस वक्त जबकि अब वो लोकसभा चुनाव था, ये विधानसभा चुनाव है, ये दोनों मामला, सामाजिक न्याय का मामला, संविधान का मामला जो राहुल गांधी उठाते रहे हैं और पीडीए का जिक्र आज राहुल गांधी ने किया है अखिलेश यादव के जन्मदिन की बधाई देते हुए, कांग्रेस में इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कोई प्रतिक्रिया है भी या नहीं? जी बिल्कुल, कांग्रेस के भीतर इसकी प्रतिक्रिया है और लोग अखिलेश यादव के प्रति रुझान रखते हैं। पीडीए में है, इंडिया गठबंधन में पीडीए उनका नारा है। लेकिन बीते दिनों जो एक दो दिन पहले राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो एक बयान दिया था, उसको लेकर के टीवी चैनल्स में जो डिबेट छिड़ी कि कांग्रेस बराबरी का हक चाहती है और इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया था, तो उसमें एक जो कटुता ऐसा वातावरण दिखने लगा था। तो मेरे ख्याल से आज राहुल गांधी ने उसका पटाक्षेप कर दिया है और वो कटुता वास्तव में थी नहीं, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन आप जानते हैं कि आज की मीडिया अलग तरह से करती है। कांग्रेस अगर बराबरी का सम्मान और गरिमा अगर मांग रही थी तो इसका मतलब ये है कि अगर कांग्रेस को 9.5% वोट मिलता है, समाजवादी पार्टी को 33% वोट मिलता है, तो सीट शेयरिंग में भी यही रेशियो होना चाहिए, यही रेशियो बराबरी का सम्मान होगा, ये उनका मकसद रहा होगा। लेकिन बराबरी का मतलब लोगों ने 403 सीट को 200-200 में बांट करके देखना चाहा हो, लड़ाना चाहा हो, तो लेकिन राहुल गांधी के ये कहने से और कांग्रेस के इस एटीट्यूड को साफ करने से कि पीडीए को वो स्वीकार करते हैं, पीडीए की आवाज को बुलंद करते हैं, वो कटुता भी अब खत्म हो जाएगी ऐसा हमें लगता है। क्योंकि एक सिंक तो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच के कार्यकर्ताओं में सिंक है और यहाँ जो कांग्रेस ने संगठनात्मक बदलाव किए हैं उसमें आप देखिए कि ब्राह्मण या भूमिहार चेहरा अगर कांग्रेस का अध्यक्ष है तो यहाँ प्रभारी के तौर पर दलित चेहरा को उतारा गया राजेंद्र पाल गौतम को। तो एक सिंक ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट्स का जो एक कांग्रेस का परंपरागत वोट्स रहा है उसको वापस लौटने का एक प्रयास भी दिखता है और ये अगर पीडीए के नारे के साथ जुड़ जाए तो परिणाम इनके लिए राजनीतिक रूप से अच्छे हो सकते हैं। तो हमें लगता है बहुत राजनीतिक बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से चीजों को हैंडल किया जा रहा है।
कीजिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी इन तमाम अपडेट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने लखनऊ से तमाम अपडेट्स दिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन इधर अब प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से, फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, फिर अमलेंदु जी आपके पास आता हूं। और प्रशांत जी, अभी हम लोग जंतर मंतर और तमाम बातें कर रहे थे, कुछ अपडेट्स वहाँ से लखनऊ से भी, प्रेम कुमार जी चूँकि वहाँ हैं तो वो अपडेट्स भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि अब चुनाव का वक्त और उसमें भी बहुत घटनाक्रम और सेंटर पॉइंट में उत्तर प्रदेश आने वाला है, तो उस पर भी फोकस रखना ही होगा। लेकिन जंतर मंतर एपी सेंटर बना हुआ है, ये भी दिखाई दे रहा है अलग अलग। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ की जो आंदोलनकारी हैं, आप और हम सब लोग देख रहे हैं कि ये मंच और जो नीचे हैं ये लोग किसी पार्टी विशेष से नहीं हैं, इसलिए ये एक छोटा ही सही लेकिन महत्वपूर्ण पड़ाव, एक टर्निंग पॉइंट दिखाई देता है राजनीतिक तौर पे भी और नॉर्मल भी देखा जाए तो सामान्य तौर पर भी। इसको आप कैसे देखते हैं, जबकि आज 12वां दिन बीत रहा है और चौथा दिन बीत रहा है हंगर स्ट्राइक का? कैसे देखा जाए, इसमें आगे क्या दिखाई देता है? नरेंद्र मोदी तो अभी से 3 दिन बाद निकल लेंगे विदेश की यात्रा पे, 11 तारीख को आएंगे, लेकिन क्या इतने दिनों की जो भूख हड़ताल है वो कितना यहाँ घातक साबित हो सकती है सरकार के लिए भी और जो स्ट्राइक पे हैं उनके लिए भी? देखिए राजीव जी, मैं तो हमेशा बहुत न्यूट्रल पोजीशन लेता हूं और मैं कभी अपील नहीं करता हूं किसी से, लेकिन आज मैं अपील कर रहा हूं पहली बार कि इन छात्रों को, आंदोलनकारियों को अपना अनशन समाप्त कर देना चाहिए, भूख हड़ताल। इसलिए क्योंकि ये बेशर्म लोग हैं। देखिए, ये टैक्टिक्स उनके ऊपर काम करती है जिनके अंदर कोई मर्यादा हो, कोई शर्म हो और संवेदना हो। जहाँ किसान मर गए, आपको याद होगा कि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, स्वामी ज्ञान स्वरूप, बुजुर्ग आदमी, वो भूख हड़ताल में मर गए और नरेंद्र मोदी ने उनकी सुध नहीं ली। और गंगा की सफाई के लिए, जिस गंगा के नाम पे आप कहते हो कि मुझे गंगा ने बुलाया है, तो ये बहुत ही असंवेदनशील लोग हैं सत्ता में बैठे हुए। ये पूरी तरीके से जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं उनसे वंचित हैं ये लोग, और इनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। असर दूसरी चीजों का होगा, वो मैं अपनी बात करूंगा। इसलिए मेरी तो अपील ये है कि ये लोग, आप छात्रों से मेरा ये कि जब ये अभी एक छात्रा कह रही थी कि युवा इतिहास बदलता है, तो जब आप इतिहास बदलने निकले हैं घर से, तो आप वहाँ पे बहुत ऊर्जा है आपके अंदर और बहुत बड़ी एक आपने जीत हासिल ऑलरेडी जंतर मंतर से कर ली है। तो ये अनशन, ये भूख हड़ताल को खत्म करना चाहिए, लड़ाई को दूसरी तरफ आप जो है ले जाए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान, अब जरा मैं राजनीतिक विश्लेषण पे आता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान को नरेंद्र मोदी नहीं हटाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान उनके बहुत चहेते मंत्री हैं, उनको वो, और नरेंद्र मोदी अब पॉलिटिकली अंदर के तौर पे वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, और इसीलिए वो बहुत आजकल विदेशों में ज्यादा दिखाई देंगे। वो एक पूरा एक कॉकस है, वो काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी अब केवल एक चेहरा है और उनको भाषण देने के लिए खड़ा कर दिया जाता है कपड़े पहनाकर, और कोई त्रिशूल लेके, कोई डमरू लेके। वो उनका सब एक मैनेजमेंट टीम है जो करती है ये सब। अब नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चला रहे हैं। सरकार चलाने वाला व्यक्ति इस तरह घूमता फिरता नहीं है, इसीलिए अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बातें शुरू हो गई हैं। अभी शकील जी कह रहे थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बातें शुरू हो गई और काफी अटकलें हैं कि अमित शाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे, और इसीलिए ये इस पूरे उसमें समय लग रहा है, कैबिनेट फेरबदल में समय जो लग रहा है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पे मामला अटका हुआ है कि वो कितना वो दबाव
और जो है झेल पाते, मोदी जी कितना नहीं झेल पाते, लेकिन दबाव है। सबसे बड़ी जीत जो इन छात्रों की जंतर मंतर से हुई है, और उसके साथ साथ अयोध्या का चढ़ावा चोरी का भंडाफोड़ हो गया। इसने दो बातें की हैं। एक, जंतर मंतर से जो संदेश है वो घर घर तक चला गया है और वो निरंतर जा रहा है। युवाओं की ट्रेनिंग हो गई है आगे के बड़े आंदोलन के लिए। और दूसरा, अभी तक क्या होता था राजीव जी कि कोई भी आरोप लगे, कोई रैलियां हो, कोई कितना भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आप चाइना के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, और उसके बाद भी आप बच जाएं। आपका सीज फायर जो है, जब आप चढ़ाई पे है, हमारी सेनाएं जो है एडवांटेज पे हैं, तब आप सीज फायर कर रहे हैं अमेरिका के दबाव में। तमाम बातों से ये सरकार निकल जाती थी, क्योंकि एक कवच था इनके पास हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स का। जी। अयोध्या के चंदा चोरी और अयोध्या के चढ़ावा चोरी के भंडाफोड़ के बाद वो रक्षा कवच फट चुका है, अब वो काम नहीं आएगा। इसलिए अब आरोप चिपकेंगे इनके ऊपर। इसलिए मैं युवाओं से कह रहा हूं कि आप फिक्र मत करें, अब आप जो कह रहे हैं वो आरोप इनके ऊपर चिपकेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को रखें, जितनी देर धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे कैबिनेट में, उतना रोज वो नुकसान करेंगे। तो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का हटना न हटना मायने नहीं रखता, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान का बना रहना नरेंद्र मोदी के लिए और ज्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि वो उनका रोज बना रहने का मतलब है कि पूरे देश में वो संदेश जाएगा कि कितनी बेशर्म सरकार है। जी, और पेपर लीक को मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेपर लीक को नरेंद्र मोदी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो एक नेक्सस बन गया है, एक इंडस्ट्री बन गया है, बिजनेस है, बिल्कुल इंडस्ट्री है, बिजनेस मॉडल बन गया है। आप देखिएगा कि महाराष्ट्र में लीक हो गया, नहीं रोक पाए। आप ही की सरकार, डबल इंजन की सरकार। इसलिए मैं फिर से अपील कर रहा हूँ छात्रों से कि आप लड़ाई को जीत चुके हैं, आप एडवांटेज में हैं, आप भूख हड़ताल करके अपने शरीर को कष्ट न दें। आपके ऊपर देश की उम्मीदें हैं, आप देश के भविष्य हैं, और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो लड़ाई आधी हार चुकी है, बाकी लड़ाई सड़कों पे है, चुनाव में है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, क्या लगता है आपको, अगर जैसे अभी प्रशांत जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएंगे, अगर धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएंगे तो फिर जंतर मंतर या कांग्रेस पार्टी का आंदोलन, इन आंदोलनों का क्या होगा? क्या लगता है आपको? स्वामी जी की आवाज नहीं बात को बता चुका हूँ जी। आ रही। एक मैंने पिक्चर देखी थी जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, जनरल पैटर्न, और उसके अंदर जनरल पैटर्न अपने सैनिकों से बात करते समय यही संबोधन कर रहे हैं, तुम्हारी जान तुम्हारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि जान दे देंगे, मर जाएंगे, भाई वो कहते हैं कि हम गिने चुने लोग हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं, और हमारी जान बहुत कीमती है, क्योंकि इसलिए जो विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं, उनको मजबूर करो कि वो अपने देश के लिए जान दें और अपनी जान को बचाओ। देखिए, ये बात बिल्कुल प्रशांत जी सही कह रहे हैं कि इन बच्चों को इस प्रकार से उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए जहां वो आमरण अनशन में बैठ जाएं, और हमारे देश के युवा बच्चे जिनके पूरे सपने हैं और उनके, क्योंकि भाई शहादत होगी तो मानी बात है उत्तेजना होगी, लेकिन उससे उत्तेजना से फायदा नहीं होगा। ये शहादत जो है हिंदुस्तानी समाज को पूरे विश्व के अंदर नंगा कर देगी, और हमारे देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इस युवा पीढ़ी का नुकसान हो जाएगा। तो एक एक आदमी आज के तारीख में जो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है, एक एक आदमी की कीमत बहुत ज्यादा है। और राजीव जी, मैं ये मानता हूं, देखिए इस लड़ाई का निर्णय उस दिन होगा जिस दिन राहुल गांधी प्रयागराज के अंदर जाएंगे, और आप 19 जुलाई की बात हो रही है, 19 जुलाई को जाएंगे, और उस दिन मैं टेस्ट करके जब हम लोग न्यूज पॉइंट करेंगे तो पता चल जाएगा। जो मैं आशा करता हूं, क्योंकि आज के तारीख में समाज के हर वर्ग में जिस प्रकार की निराशा है, और ये संवेदनहीन सरकार जिस प्रकार से अपने को कंडक्ट कर रही है, वहां पे ऐसी भीड़ होगी जो ऐतिहासिक होगी, जो हमने जब
जयप्रकाश का आंदोलन चल रहा था उस समय हर जगह देखी थी। और ये भी बात बिल्कुल सही है जो प्रेम कुमार जी बता रहे थे कि राजेंद्र पाल गौतम ने परसों ही चार्ज लिया है और आज वो निकल गए दिल्ली से। जगह जगह उन्होंने मीटिंग्स की। उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर हर जनपद के अंदर मैं अपने कार्यकर्ता खड़े कर दूंगा और लड़ने वाले खड़े कर दूंगा। और अखिलेश यादव ने भी बहुत सही बात कही, क्योंकि देखिए जो गोदी मीडिया है वो तो चीजों को घुमाने का प्रयास करता है। भाई प्रयास तो आपको 403 सीटों पे सबको करना होगा, क्योंकि ये समन्वयन की लड़ाई है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की समन्वयन की लड़ाई है। कांग्रेस के वर्कर्स को भी मोबिलाइज करना होगा, समाजवादी पार्टी के वर्कर्स को भी मोबिलाइज करना होगा, और जो भी इस प्रकार की संवेदनहीन सरकार से लड़ना चाहता है सबको ऑर्गेनाइज करना होगा। क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है उत्तर प्रदेश की कि 2029 का लोकसभा का चुनाव के लिए ये निर्णायक होगी, इसलिए 2027 के लिए। और ये जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस को और मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, राजेंद्र पाल गौतम को ऑब्जर्वर बना के उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि उनके इंटेंशन सही हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद राहुल गांधी का 19 तारीख की मीटिंग के बाद हम लोगों को काफी अंदाजा हो जाएगा। लेकिन इन बच्चों से मैं भी निवेदन करता हूं, भूख हड़ताल बंद कीजिए, समाज के सब लोगों को एक साथ जोड़िए, घर घर जाइए, अपने अपने क्षेत्र में जाइए। राका अगर मान लीजिए राजस्थान के हैं, राजस्थान के अंदर अपने लोगों को लेकर टूर करें। अभिजीत जो है महाराष्ट्र के हैं, वहां पे गांव गांव टूर करें। यहाँ पे बैठ के अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। स्प्रेड ओवर द कंट्री। जब लोग आपके पास जो आ रहे हैं सो आ रहे हैं, आप लोगों के पास जाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी कैसे देखते हैं आप? हमारे साथ इकरार जुड़े हुए, उनके पास भी आएंगे। इकरार हमारे साथ बने रहिए। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए इस जंतर मंतर और खासकर चौथा दिन? और हमारे दोनों साथियों ने, प्रशांत जी ने भी और स्वामी जी ने भी कहा कि हंगर स्ट्राइक, आमरण अनशन तोड़ देना चाहिए। आवाज। जी राजीव जी, ये बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है कि ये आमरण अनशन खत्म कर देना चाहिए। चूंकि इस सरकार से आप चाहें कि आप गांधीवादी तरीके से, भाई गोडसे के पुजारियों से आप गांधीवादी तरीके से नहीं निपट सकते, और गोडसे का रास्ता आप अपना नहीं सकते। चूंकि आप गांधीवादी हैं, रास्ते जब आप गांधीवादी अपना रहे हैं, तो गोडसे के पुजारियों से आप कैसे निपट पाएंगे? तो इसलिए गांधीवादी तरीके इनसे काम में आने वाले नहीं है। हालांकि गांधीवादी रास्ते से हटना भी नहीं चाहिए। आंदोलन शांतिपूर्वक चलता रहे, आपकी मांग अपनी जगह रहे, धरना चलता रहे, लेकिन आमरण अनशन की बात नहीं करनी चाहिए। राजीव जी, ये तो आमरण अनशन पे अपने ही लोगों को निपटवा देते हैं। नितिन नवीन साहब निपटाने की बात कर रहे थे छात्रों को, मगर मोदी जी तो सानंद जी को निपटा चुके हैं, स्वामी सानंद जी को। स्वामी सानंद जी जो थे वो गंगा की सफाई की मांग करते हुए तो निपट गए आमरण अनशन करते हुए, और बहुत देर उनसे कहा गया था, जबकि मनमोहन सिंह के समय में भी उन्होंने किया था अनशन, तब उनको उठा लिया गया था। लेकिन मोदी जी ने पूछा भी नहीं। बाद में मालूम पड़ा कि मोदी जी ने एक जो था शोक संदेश जारी कर दिया ट्विटर पर। तो ये राजीव जी, मुझे लगता है कि इनको निश्चित तौर पर इन छात्रों को इससे मतलब इस तरीके से अपनी जान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये तो जान लेने पे राजीव जी उतारू रहते ही हैं। इनके लिए तो जो है कहना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए जब जब लाशें गिरती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से गिरे, तो इनको लगता है कि उसमें इनकी फसल लहलहाएगी राजनीति की इनकी, तो इनको तो ये लगता है। तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए। आप बाकी अपने रास्ते जो हुए हैं वो आप करते रहिए, चाहे वो कांग्रेस का आंदोलन चल रहा हो, चाहे जनता मंतर पे ही 50 आंदोलन चल रहे हैं, सब चलते रहें। जिस तरीके से भी हो, सरकार झुकेगी तो झुकेगी, नहीं झुकेगी तो आंदोलन चलता रहना चाहिए। लोकसभा का चुनाव राजीव जी दूर नहीं है। मोदी जी कमजोर होते जा रहे हैं, और शकील जी ने बिल्कुल कहा कि अगर अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो सीधा सीधा संकेत जाएगा कि अब नरेंद्र मोदी जो है वो मार्गदर्शन मंडल में अनौपचारिक रूप से, अघोषित तौर से पहुंचा दिए गए हैं, और असली प्रधानमंत्री अमित शाह जी हैं। यहाँ राजीव जी एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो परिस्थितियां पैदा हुई थी अटल जी के साथ, ठीक उसी तरह की परिस्थितियां मोदी जी के साथ पैदा होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लालकृष्ण आडवाणी भी पर्दे के पीछे से सरकार चलाया करते थे अटल जी की, और विपक्ष लगातार कहता रहता था कि मोदी जी तो है वो, ये अटल जी जो हैं ये तो मुखौटा हैं, और मुख जो है वो आडवाणी जी हैं। ये विपक्ष कहा करता था, सरकार जो है वो आडवाणी जी चला रहे हैं, और काफी ज्यादा इसको लेकर आलोचना होती रहती थी। तो बाद में रास्ता ये निकाला गया कि जब आलोचना होती ही है कि सरकार जो है वो आडवाणी जी चलाते हैं, तो क्यों ना आडवाणी जी को ही जो है बना दिया जाए। तो जून 2002 में, मुझे जहाँ तक ध्यान पड़ता है, शकील जी इसकी तस्दीक करेंगे कि जून 2002 में थे वो बनाए गए थे आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री।
जून राजीव जी अभी भी निकल के गया है। जून में चर्चा शुरू हो गई है कि अमित शाह जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। उनको लौह पुरुष को जो था 2 साल का समय मिला काम करने के लिए उप प्रधानमंत्री के तौर पे। अमित शाह जी अगर अभी बन जाते हैं तो 3 साल मिल सकते हैं, हो सकता है साल भर ही मिले, क्योंकि राहुल गांधी अगर जिस तरीके से कह रहे हैं तो साल भर मिलेगा। और अगर राहुल गांधी की बात सच नहीं होती है और 2029 में ही चुनाव होते हैं तो फिर आप समझिए कि लगभग 3 साल मिल जाएंगे। जो नए लौह पुरुष पैदा हो गए हैं जिनका जीवन ही उनका संदेश है, तो लेकिन ये नीतीश बाबू की नजरें भी तो डिप्टी पीएम पे लगी हुई हैं। राजीव जी देखिए, बने कोई भी डिप्टी पीएम, चाहे नीतीश बाबू बने और चाहे अमित शाह जी बने, जो भी बनेगा राजीव जी वो प्रधानमंत्री जिंदगी भर नहीं बन पाएगा, ये पक्का है। वो पीएम इन वेटिंग ही रह जाएगा, ये अब तक का तो इतिहास बताता है राजीव जी। तो इसलिए अब चाहे अमित शाह जी अगर ये चाहते हो कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है तो नीतीश जी के लिए रास्ता खाली कर रहे होंगे। और नीतीश जी अगर जो है अब सोचते हो कि भाई कुछ ना कुछ तो मिले, बिहार छोड़कर आए, तो नीतीश जी अब तो स्वीकार कर लेंगे जो उनका स्वास्थ्य वो ज्यादा साथ देता भी नहीं है प्रधानमंत्री बने वो, तो इसलिए वो हो सकता है स्वीकार कर लें, तो ये भी चल सकता है, जो भी चल सकता है। लेकिन जो भी बनेगा राजीव जी वो जिंदगी भर प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, पीएम इन वेटिंग ही रह जाएगा। इतना तो राजीव जी कहा जा सकता है, जो अब तक का इतिहास बताता है उसको देखते हुए। तो बहरहाल राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चीजें जो है वो ठीक ठाक नहीं चल रही है, इतना समझाया सकता है। देश के अंदर जिस तरीके से आंदोलन लगातार खड़े हो रहे हैं, चोरियों के मसले, जिस तरीके से डकैतियों के मसले राम मंदिर से लेकर और जमीन घोटाले महाकाल तक सामने आ रहे हैं, तमाम राजीव जी और घोटाले आ रहे हैं। दिल्ली का एक और घोटाला निकल कर आ गया है कल, स्वास्थ्य घोटाला जो है। तो ये जितने घोटाले, पेपर लीक, इस तरीके की सब चीजें निकल कर चलती चली आ रही हैं, ये साफ बता रही हैं कि नरेंद्र मोदी अब इस पद पर बैठने के लायक नहीं रहे हैं। वो चाहे किसी को प्रधानमंत्री बनाए और चाहे राजीव जी अब वो मंत्रिमंडल का विस्तार करें। बिल्कुल बिल्कुल, जरा जल्दी से चलते हैं उधर। इकरार हमारे साथी जुड़े हुए हैं और क्या कुछ चल रहा है इकरार वहाँ पे? आप जहाँ हैं वहाँ डफली पे कुछ थाप जो है वो दिए जा रहे हैं, वो तो दिखाई दे रहा है। क्या है और क्या अपडेट्स हैं? जी राजीव जी मुझे पता समय बहुत कम है और आपके कार्यक्रम में सभी लोगों को जो बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन 2 मिनट मैं आपका समय लूँगा सिर्फ कि जो ये गीत है ये तैयार किया है इन छात्रों ने लगातार डफली की थाप पर। ये इस आंदोलन की जो जान होती है वो गीत आप सुनिएगा। सिर्फ 2 मिनट का मैं समय लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। जी क्या गीत आपने लिखा है, पहले उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारी 12 दिनों से आवाज़ें बहुत बैठ चुकी हैं, इसलिए हम जितनी भी आवाज़ बची है उसी में आपको गा के बता सकते हैं। लगातार शिक्षा व्यवस्था जो है हमारी सरकार है, पिछले 10 साल में 1 लाख के करीब स्कूल बंद कर चुकी है, यूनिवर्सिटीज़ बर्बाद कर रही है, बची कुची सरकारी शिक्षा का निजीकरण और बाजारीकरण पूरी तरीके से कर दिया है। तो उसी को हमारे संघर्ष जो लंबे समय से चलता आ रहा है उसको डेडिकेटेड ये गाना है। स्कूल छोड़ब नहीं, कॉलेज छोड़ब नहीं, माए पढ़ाई छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। स्कूल छोड़ब नहीं, कॉलेज छोड़ब नहीं, माए पढ़ाई छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। स्कूल छोड़ब नहीं, कॉलेज छोड़ब नहीं, माए पढ़ाई छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। स्कूल छुड़ाए, कॉलेज छुड़ाए, ना नौकरी लगाए, मेरिट लाए, कट ऑफ लाए, सीट ना बढ़ाए, ओहो सीट ना बढ़ाए। किताब मिली ना, क्लासेस मिली ना, कैसे पढ़ा जाए? विकास के भगवान बता हम कैसे जान बचाएं, ओहो कैसे जान बचाएं। स्कूल छोड़ब नहीं, कॉलेज छोड़ब नहीं, माए पढ़ाई छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। स्टीफेंस मिलाना, हिंदू मिलाना, मिला राजधानी, पढ़ रहे हैं मजबूरी में, SOL मेहरबानी, ओहो SOL मेहरबानी। तेरे फायदे में लुटी शिक्षा, बढ़ी बेरोजगारी, तुम पढ़ोगे 200 दिन में रोज कॉलेज जाके, कैसे पढ़े हम तुम बताओ बिना क्लासेस पाके, ओहो बिना क्लासेस पाके। स्कूल छोड़ब नहीं, कॉलेज छोड़ब नहीं, माए पढ़ाई छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। नेता थे क्या मूर्ख जो वो समान शिक्षा न लाए, शिक्षा के सहारे वो शोषण को बढ़ाए, ओहो शोषण को बढ़ाए। तेरे फायदे में लुटी शिक्षा, बढ़ी बेरोजगारी, सपने मर गए, पैसे उड़ गए, कैसी महामारी।
सपने मर गए, पैसे उड़ गए, कैसी महामारी, ओहो कैसी महामारी। स्कूल छोड़ अब नहीं, कॉलेज छोड़ अब नहीं, माए पढ़ाई छोड़ अब नहीं, लड़ाई छोड़ अब नहीं। निजीकरण की मार पड़ी तो हमसे कॉलेज लूटे, केजी से पीजी आते आते कितने पीछे छूटे, ओहो कितने पीछे छूटे। पूंजीपति हैं बने राजा, नेता बने धनी, समान शिक्षा की लड़ाई ऐसे ही तो बनी, ओहो ऐसे ही तो बनी। युवा पुकारे एकजुट हो वो छोड़ो ये खामोशी, भैया आओ बहना आओ आओ देशवासी, ओहो आओ देशवासी। गांव शहर से आई आवाजें, नारा तुम लगाओ, लड़ाई छोड़त चारा नहीं, शिक्षा तुम बचाओ, रोजगार तुम बचाओ। स्कूल छोड़ अब नहीं, कॉलेज छोड़ अब नहीं, माए पढ़ाई छोड़ अब नहीं, लड़ाई छोड़ अब नहीं, लड़ाई छोड़ अब नहीं, पढ़ाई छोड़ अब नहीं, लड़ाई छोड़ अब नहीं, लड़ाई छोड़ अब नहीं। तो राजीव जी, सुना आपने कि किस तरह से जो आंदोलन की एक जान होती है, जो लोगों को लगातार अपने साथ जोड़े रखती है, वो उस तरह से जो ये टपली की थाप पे लगातार इस आंदोलन की जो है जान ये बने हैं और लगातार लोगों को जोड़े हैं। चाहे KYS छात्र संगठन हो या आइसा के लोग हों या AISF के लोग हों या SFI के लोग हों, वो तमाम जो एक ग्रुप बनाकर लगातार जो छात्र हैं वो बैठ के इस तरह से जो सरकार पर तंज कस रहे हैं, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था हमारी है, उस शिक्षा व्यवस्था को लेकर उस पर तंज कस रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उसको लेकर छात्र परेशान हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो छात्रों के इस समय जो मुद्दे हैं वो सबसे गंभीर मुद्दे हैं। कई छात्रों से हमने राजीव जी बात की, जैसे आप लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई ये सरकार झुकने वाली नहीं है, आप लोग क्योंकि देश की युवा पीढ़ी है, आप लोग अपने भविष्य को लेकर चिंता करिए। लेकिन यहाँ जो छात्र हैं, उन छात्रों के हौसले राजीव जी इतने बुलंद है कि वो 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ सरकार 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं छात्र भी 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, आपने खुद सुना कि जान चली जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो देश है, देश के ये काम हमारी जान आएगी। इस तरह के जब राजीव जी जो छात्रों के हौसले हों तो आप समझ सकते हैं कि उनसे पीछे हटने के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। लगातार तमाम जो सामाजिक संगठन हो, पॉलिटिकल लोग हो या कई लोग लगातार आ रहे हैं, वो अनशन पर बैठे लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार और इस तरह से लोग ग्रुप्स में बनाकर और आपने सुना कि किस तरह से तमाम जो पेरेंट्स हैं वो आ रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं कि जिनका छात्रों से या पढ़ाई से फिलहाल मतलब कोई नहीं है, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, अपना सब कुछ का उनका वो पूरा, लेकिन उसके बावजूद भी वो छात्रों के इन मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। रोज शाम होते ही, शाम जैसे ही ढलती है वैसे ही लगातार यहाँ भीड़ बढ़ने लगती है। मंच की लाइटें भले ही बंद हो जाएं, लेकिन इनके जो हौसले हैं वो बुलंद रहते हैं। पूरी रात जो है यहाँ इस तरह का माहौल रहता है। टपली की थाप पर लगातार छात्र जो है वो अपने जो सरकार के खिलाफ जो उनके जो मुद्दे हैं उनको लगातार लोगों को बताते रहते हैं। तो जब ऐसा माहौल हो राजीव जी, तो सरकार को जरूर सोचना चाहिए क्योंकि ये युवा शक्ति है और यही इस देश का भविष्य है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकरार, पूरे अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहे और लगातार वहाँ के अपडेट्स आप दे रहे थे और आगे भी हम आपके ज़रिए ढेर सारे अपडेट्स, तमाम लाइव अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। जल्दी से शकील जी, आपके पास समय ख़त्म हो चुका है, जल्दी क्लोजिंग की तरफ अब बढ़ते हैं। हालांकि प्रोग्राम का समय बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन 5 मिनट में हम लोग समेटते हैं इस पूरे कार्यक्रम को। अभी आप बहुत सुंदर गाना, और उन्होंने खुद लिखा है, ये अभी आप सुन रहे थे। मामला सिर्फ और हम लोगों का विश्लेषण सिर्फ ये जंतर मंतर आधारित और इस गाने पर नहीं है, ओवरऑल। और जो एक अपील अभी हमारे तीनों साथियों ने की हैं, शायद आप भी उससे सहमत होंगे कि ये सरकार सेंसिटिव, संवेदनशील सरकार नज़र नहीं आती है। अगर नज़र आती तो आज चौथे दिन कम से कम सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंचता, वो नज़र नहीं आ रहा है। हम लोगों ने अन्ना के आंदोलन, उससे पहले रामदेव का आंदोलन भी देखा था और भी कई सारे हंगर स्ट्राइक्स को, और सरकारें बिल्कुल पहले दिन के बाद से परेशान होने लगती थी, कई सारे आपने देखा है। लेकिन यहाँ देखिए क्या चल रहा है।
ये जनगीत था, मार्च सॉन्ग, बहुत दिनों बाद सुनने को मिला। बहुत अच्छा किया आपने ये पूरा दिखाया, सुनाया लोगों को। ये लोगों के अंदर उन भावनाओं को भरता है जो सच की लड़ाई के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और उसमें एक आह्वान होता है जो इसमें ये बच्चे दे रहे थे, आओ देशवासियों, बहुत ज़रूरी है ये। दूसरी बात जो आपने कहा अनशन की, हम बहुत दिनों से कह रहे हैं और ज़्यादातर खुद अपनी तरफ से न कह के उन लोगों की तरफ से कहते हैं जो 1975 से लेके 77 तक इमरजेंसी की आलोचना करते रहे, जेलों में रहे, लेकिन कहते हैं कि वहां से हम वजन बढ़ा के निकले थे अपना। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, जो कहते हैं कि आज का वक्त अनशन करने और जेल में जाने के लिए नहीं है। हम उनसे मजाक करते हैं, कौन सा था जिसकी तुम आलोचना करते हो? वो कहते साहब वो बात तो सही है। इंदिरा गांधी को चाहे जितनी गालियां दे ले, हम कांग्रेस को दे ले, आज भी कभी कभी दे लेते हैं, वो लोग पूरा ख्याल रखते थे। तो ये सरकार जो है, इसको जब गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए तब फर्क नहीं पड़ा। तब प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई नहीं घुसा, वो मार के चले गए, ये कहते कोई नहीं घुसा। पुलवामा में 40, वो वहां के गवर्नर से कहते हैं, सतपाल मलिक से, चुप रहो। पठानकोट में एयरबेस के ऊपर, वहां आईएसआई को, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को जांच करने के लिए बुला लेते हैं। अभी पठानकोट में क्या हुआ? श्रीलंका के अंदर ट्रेक टू बातचीत चल रही है, जिसको कहते थे कि खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकता, पानी और खून एक साथ नहीं मिल सकता। वो क्रिकेट पाकिस्तान के साथ फिर शुरू होने वाला है। और ये ट्रेक टू बातचीत जो चल रही है, किसके कहने से चल रही है? हमने उस दिन भी बोला था, जब ट्रंप ने स्टॉप इट आदेशात्मक स्वर में कहते हुए हमारी सेनाओं को रोका था, ट्रंप के कहने से। ट्रंप ने उस दिन क्या कहा था कि अब मेरी अगली प्रायोरिटी कश्मीर है। हम बहुत दिनों से सावधान कर रहे हैं, हमारी बात जाए जी। ब्यूरोक्रेसी समझती है, सेना के अफसर समझते हैं, डिप्लोमेट समझते हैं, नहीं समझती थी ये सरकार, नहीं समझती कि कश्मीर के लिए भारत की सरकारों ने कितना काम किया है। पाकिस्तान को किस तरह अलग थलग कर दिया था उसने। कश्मीर के ऊपर भारत 1 इंच भी समझौता नहीं कर सकता। पीओके के लिए हम सीटें रिजर्व रखते हैं। जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होते हैं तो उसके लिए हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की सीटों का नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, पीओके की सीटों का भी करते हैं, और साथ में एक लाइन लिखते हैं कि अभी परिस्थितियां ठीक न होने के कारण हम वहां चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, जैसे ही सामान्य होंगी पीओके में भी हम चुनाव करवाएंगे। ये बात कर रहे हैं। भारत ने कहा है कि पीओके पे कोई बात नहीं हो सकती। हमारी संसद ने नरसिम्हा राव के टाइम में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है। अखंड पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर विथ पीओके सहित हमारा है। बहुत खतरनाक स्थिति है। आप अभी कह रहे थे ना, घातक शब्दों का खेल वो बहुत ज्यादा करते हैं, हम लोग नहीं बोलते। कंटेंट ही इतना है, बात इन्होंने समस्या ही इतनी पैदा कर दी है, शब्दों की जरूरत नहीं है। भयानक तब स्थिति है जिसको ये लोग समझने को तैयार नहीं है। ये लोग उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नीचे ढकने की कोशिश कर रहे हैं। ये पेट्रोल का सवाल कोई छोटा सवाल है जिसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है। लोग सड़क में गाड़ी खड़ी करके वीडियो बना के पहुंचा रहे हैं, भाई बताओ हम क्या करें, गडकरी जी बताओ तो, ये नई गाड़ी है हमारी। और सर्विस सेंटर फोन कर रहे हैं, सर्विस सेंटर वाला कह रहा है कि साहब एथेनॉल मिलाया है। अरे हमने थोड़ी मिलाया है एथेनॉल। तो हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। तो जो अनशन की बात है वो बिल्कुल सही है कि बच्चों को इस बात को समझना चाहिए कि ये निर्मम सरकार है, ये यही चाहती है, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए
अपने आंदोलन के तरीकों को हमेशा बदलते रहना चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से ये बहुत हो गई है, अनशन हो गया है, अच्छा रहा है। अब इसे सम्मानपूर्वक खत्म करके अनशन खत्म किया जाता है, आराम से किया जाता है। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, कहेंगे तो हम दे देंगे, इनको बड़े बड़े लोगों ने किया है। उसको खत्म करके अपने आंदोलन को जारी रखें, लेकिन ये हथियार इन दिनों जो है काम में लाने योग्य नहीं है। एक हथियार वाणी का होता है सबसे पहला, ये वाणी से लेके अनशन तक जो सभ्य हथियार हैं, शरीफों के हथियार हैं, उनको समझने को ये तैयार नहीं है। इसलिए फिलहाल इनका प्रयोग बंद करें और अपने अनशन को समाप्त करें। जी राजीव जी जी प्रशांत जी क्लोज कीजिए। अनम्यूट कीजिए। समय भी कम है, बिल्कुल कम नहीं, बिल्कुल निकल चुका है। हाँ, जो अयोध्या में हो रहा है, जो प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में हो रहा है, जो जंतर मंतर पे हो रहा है, वो सब चीजें एक की तरफ जा रही हैं कि ये सरकार जो माहौल 2012-13 में यूपीए सरकार का था वो अब हो गया। अभी जो समय बाकी है, तो अब इनके पास कोई वो नहीं है, जिसको डैमेज कंट्रोल का वक्त नहीं है, और डैमेज कंट्रोल बहुत ज्यादा हो गया। और एक आखिरी बात जो एथेनॉल की बात है, देखिए शहरी मिडिल क्लास सबसे आज्ञाकारी छात्र है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, और अभी तो ये अप्रैल में लागू हुआ है 20%। राजीव जी, अभी मॉनसून अब आया है, और जब 60% 70% ह्यूमिडिटी लेवल होगा, आप इंजीनियर आप समझ सकते हैं, जब 60-70% ह्यूमिडिटी लेवल होगा और ये इंजन का एग्जॉस्ट वो ह्यूमिडिटी को भी लेगा और एथेनॉल का इंजन में वो होगा तो मॉइस्चर, तो फिर ये क्या होगा आप देखेंगे कि तब कितना ये शोर मचेगा मिडिल क्लास का। 15-20 दिन की बात और है, आप देखिएगा जी कितना शोर मचेगा। मतलब अभी आने वाले समय में शोर और होना है। शोर का मतलब ये नहीं कि किसी खुशी में, शोर जो है खुशी में भी आप मचाते हैं और गम में भी, यहाँ गम ही गम है। आने वाले समय में और झटके लगेंगे। आप देख लीजिए पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है, और ऐसे भी बहुत कुछ, महंगाई आसमान छू रही है। छात्र जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में अलग अलग तरह की समस्याएं बनी हुई हैं, ढेरों समस्याएं। इन समस्याओं का जिक्र बार बार हम लोगों के कार्यक्रम में या जंतर मंतर या अलग दूसरी जगहों पे जो लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सब बताते हैं, और आप भी उससे दो चार होते हैं रोज़ाना। और इसलिए आने वाला समय जो है वो कठिन होने वाला है, मुश्किल होने